सो लेट अस स्टार्ट टुडेज सेशन। आज हम एसएलएस लोड कॉम्बिनेशंस पहले बनाएंगे और उसके बाद फिर हम अपने स्टेम या अबटमेंट को चेक करेंगे एज अ बेंडिंग मेंबर, जो हमने लास्ट सेशन में देखा था एक लॉस के अकॉर्डिंग। एंड ऑल्सो जो रिइंफोर्समेंट चेंज हुई थी अर्थ फेस एंड नॉन अर्थ फेस की 28 125 से 2800 हो गई थी जब हमने एज अ बेंडिंग मेंबर चेक किया था, उसको वापस से इंटरेक्शन कर्व्स बनाने के लिए चेक में इनपुट करेंगे। बट पहला मेन टास्क है, हमें अभी एसएलएस कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। तो उसके लिए कुछ करना नहीं है, ये वाला टैब था, आपको अभी आई होप स्प्रेडशीट विजिबल है। तो यहाँ पे हमने यूएलएस लोड कॉम्बिनेशंस बनाए थे, लेकिन अब हमें एसएलएस लोड कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। तो उसके लिए इसी वाले टैब को मैं अगर कॉपी करता हूँ और कोड आपको अभी डिस्प्ले करवा देते हैं एसएलएस लोड कॉम्बिनेशंस के लिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो टेबल B2 यूएलएस यहाँ स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ वाला टेबल था, एंड टेबल B3 इज फॉर सर्विसिबिलिटी। सो अभी हम यही वाले टेबल पहले ये फैक्टर्स वहाँ अपडेट करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो उससे पहले स्प्रेडशीट में यूएलएस स्टेम जो टैब है इसको कॉपी करते हैं एंड कॉपी की जगह मूव हो गया, तो कॉपी करते हैं इसको और इसका नाम लिख देते हैं एसएलएस स्टेम। तो इस वाले टेबल में इसका कलर भी चेंज कर देते हैं ताकि इजीली आइडेंटिफाई हो जाए। यूएलएस की जगह लिख दो एस, एंड ये फैक्टर्स अब अपडेट करने हैं। यहाँ पे लिख देते हैं रेयर, यहाँ लिख देते हैं फ्रीक्वेंट, यहाँ लिख देते हैं क्वासी परमानेंट, यहाँ क्यूपी। और अब स्क्रीन को कर देते हैं स्प्लिट, सो दैट बहुत ही जल्दी हम दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली देख पाएँ। आई होप आपको अब दोनों स्क्रीन विजिबल हो रही हैं, स्प्लिट स्क्रीन। एंड अब यहाँ से पहले रेयर वाले कॉम्बिनेशंस, फ्रीक्वेंट वाले कॉम्बिनेशन एंड क्वासी परमानेंट की कॉम्बिनेशंस के लिए जो भी पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स हमें इनपुट करने हैं वो अपडेट कर देते हैं, और फिर नीचे कॉम्बिनेशंस ऑलरेडी बने हुए हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो वेरिंग कोड के लिए पहले हम रेयर वाले कॉम्बिनेशंस पे फोकस करते हैं। वेरिंग कोड के लिए आपके पास 1.2 आने वाला है, एंड क्रैश बैरियर्स या डेड लोड्स के लिए आपके पास 1 आने वाला है। आप देख सकते हो राइट साइड में जो येलो से हाईलाइटेड है। तो बाकी सारे फैक्टर्स ऑटोमेटिकली अपडेट हो चुके हैं। अब नीचे आते हैं वेरिएबल लोड्स पे। सो लाइव लोड के लिए क्या रिएक्शंस हैं 1.5 की जगह, ये भी चेक कर लेते हैं। इसके लिए लीडिंग में 1 है एंड अकम्पनिंग में 0.75 है। फिर अर्थ प्रेशर के लिए आप यहाँ पे देख पाओगे फैक्टर जो है वो है 1, ये वाला। तो यहाँ पे अपडेट करते हैं अर्थ प्रेशर को 1 से। एंड लाइव लोड सरचार्ज इसके लिए है 0.8, तो ये 0.8 अपडेट कर देते हैं। फिर नीचे आते हैं विंड के लिए। विंड फोर्सेस पे आपके पास लीडिंग में है 1 एंड अकम्पनिंग में है 0.6। तो लीडिंग वाला फैक्टर आप रख सकते हो 1 एंड अकम्पनिंग वाला रख सकते हो 0.6। तो विंड फोर्सेज हो गए। वाटर करंट पे आते हैं। वाटर करंट पानी है, वो ऑलरेडी पानी है यहाँ पे भी। और सीस्मिक फोर्सेज यहाँ नहीं लगेंगे इस वाले कॉम्बिनेशन में। तो ये चीज़ें हो गई अपडेट। अब आते हैं फ्रीक्वेंट कॉम्बिनेशन पे। तो फ्रीक्वेंट कॉम्बिनेशन के लिए इसको करते हैं डिलीट पहले, और अब हम इसके करस्पॉन्डिंग जो भी ये फैक्टर्स हैं वो अपडेट करते हैं। तो फ्रीक्वेंट कॉम्बिनेशन में सरफेसिंग का या वेरिंग कोड का यहाँ पे भी 1.2 है, एंड क्रैश बैरियर्स के लिए 1 ही है, या डेड लोड्स के लिए एक्चुअल में 1 ही है। यहाँ पे वेरिंग कोड के लिए 1.2, डेड लोड के लिए 1, अर्थ प्रेशर के लिए भी 1। तो ये सब अपडेट कर देते हैं पहले। यहाँ तक 1 चल रहा है। अर्थ प्रेशर पहले, अर्थ प्रेशर, हाँ अर्थ प्रेशर भी 1 है। और लाइव लोड्स के लिए क्या है वो चेक कर लेते हैं। लीडिंग में 0.75 है, तो यहाँ पे ऑलरेडी 0.75 हमने लिखा हुआ है। और कंपनिंग में 0.2 है, तो यहाँ पे ऑलरेडी 0.2 लाइव लोड कंपनिंग वाले फैक्टर्स पे आप देख पा रहे हो ना, ये कंपनिंग लिखा हुआ है। और फिर ई वाले कॉलम में ही फ्रीक्वेंट कॉम्बिनेशन के फैक्टर्स हैं, तो वहाँ पे 0.2 ही है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एंड देन लाइव लोड सरचार्ज, तो लाइव लोड सरचार्ज फ्रीक्वेंट कॉम्बिनेशन में है ही नहीं, तो यहाँ पे आप देखोगे 0, क्योंकि लाइव लोड सरचार्ज फ्रीक्वेंट कॉम्बिनेशन में 0 वैल्यू है। और विंड की क्या वैल्यू है? विंड की वैल्यू है लीडिंग में 0.6 और कंपनिंग में 0.5। तो यहाँ पे आप देखने वाले हो 0.6 एंड 0.5। लीडिंग में 0.6, कंपनिंग में 0.5। यहाँ से राइट साइड से आप देख पा रहे हो ना, कंपनिंग वाले के साथ 0.5 है और लीडिंग के साथ 0.6 है, तो वही यहाँ पे अपडेट किया है।
अकम्पनिंग के साथ 0.5 एंड लीडिंग के साथ 0.6, वाटर करंट इस केस में भी 1 है, सो दिस इज ओके। और ऊपर भी सारे वैल्यूज, लाइव लोड सरचार्ज यहाँ एलिमिनेट हो गया, बाकी सारे फैक्टर्स अपडेट हो गए। तो बहुत ही जल्दी कम टाइम में ये चीज़ अपडेट होगी। अब हम करते हैं चेक लास्ट कॉम्बिनेशन को, जो कि क्वासी परमानेंट है। क्वासी परमानेंट में वेरिएबल लोड्स नहीं होते हैं, खासकर लाइव लोड, तो वो हम यहाँ पे इनपुट करेंगे अभी फैक्टर को। तो लेट अस चेक लास्ट कॉम्बिनेशन। अब आते हैं क्वासी परमानेंट कॉम्बिनेशन पे। इसके लिए भी क्वासी परमानेंट में 1.2 रहने वाला है वेरिंग कोड के लिए, एंड 1 रहने वाला है डेड लोड्स के लिए, एक्सेप्ट वेरिंग कोड, बाकी सारे फैक्टर्स डेड लोड के लिए 1 है। लाइव लोड लीडिंग इसमें नहीं आता है वेरिएबल लोड्स में, तो नीचे स्क्रॉल अगर मैं करूंगा तो ये यहाँ पे ऑलरेडी 0 इनपुट कर रखा है। और अकम्पनिंग भी नहीं आता है, क्योंकि क्वासी परमानेंट केस में, जो कि ये वाला केस है, इस केस में लाइव लोड ना ही लीडिंग है, 0 फैक्टर है, अकम्पनिंग भी 0 फैक्टर है। सो ये 0 कर दिया है, और यहाँ पे भी अकम्पनिंग फैक्टर हमें 0 करना है। तो ये सारे नीचे वाले अपडेट हो गए। अब आते हैं अर्थ प्रेशर पे। अर्थ प्रेशर यहाँ पे 1 है, जो आप यहाँ से देख पाओगे, करस्पॉन्डिंग अर्थ प्रेशर जो कि 1 है। तो अर्थ प्रेशर कर दो 1, ऑलरेडी 1 है। एंड लाइव लोड सरचार्ज, तो लाइव लोड सरचार्ज भी कॉसी परमानेंट में 0 है, यहाँ पे 0.2 लिखा हुआ है, इसको 0 कर दो। तो ये भी आपके पास अपडेट हो चुका है। अब आता है विंड फोर्सेस। तो विंड फोर्सेस भी यहाँ पे नहीं होंगे, क्योंकि वेरिएबल लोड्स कॉसी परमानेंट में नहीं आएंगे। तो विंड में ना लीडिंग है 0, ना कंपनिंग है 0। सो इट मीन्स कि विंड फोर्सेस यहाँ 0 है, और ऑटोमेटिकली पहले से यहाँ पे अपडेटेड 0 ही है। वाटर करंट भी इस केस में नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई फैक्टर नहीं है। तो बहुत ही जल्दी हमने फैक्टर्स कर दिए अपडेट। बट अब इसके बाद असली काम स्टार्ट होगा। तो अब कोड का कोई काम एज सच यहाँ नहीं है, तो मैं स्प्रेडशीट को एनलार्ज कर देता हूँ। आई होप आपको फुल स्प्रेडशीट अब विजिबल होगी। तो ये फैक्टर्स अपडेट हो चुके हैं, लोड्स वही रहने थे, लोड्स में कोई इश्यूज नहीं आने थे, बस अब कॉम्बिनेशन चेंज होंगे। और ये जो सीज्मिक कॉम्बिनेशंस हैं ग्रीन में जो आप देख रहे हो अभी स्क्रीन पे, इनका भी कोई मतलब अब नहीं है। रीजन बीइंग, जब क्वासी परमानेंट या एस एल एस रेयर या एस एल एस फ्रीक्वेंट कॉम्बिनेशन होते हैं, तो वहाँ पे सीज्मिक का टैब ही नहीं है। वापिस से आप देख पाओगे कोड में, इस वाले टेबल में सीज्मिक का कोई भी टैब नहीं है, ना कॉलम है कोई सेपरेट, ना आपके पास वेरिएबल लोड्स के अंदर जैसे विंड लोड, टेम्परेचर लोड, हाइड्रोलिक लोड्स और प्रेशर ये सब मेंशन्ड है। तो सीज्मिक यहाँ कोई मेंशन ही नहीं है, मतलब स्ट्रेस चेक में हमें सीज्मिक फोर्सेस कंसीडर ही नहीं करने होते हैं। सिंपल सी कंक्लूजन ये आती है इस टेबल को देखे, टेबल B3 को। एंड वापस चलते हैं स्प्रेडशीट पे। इट मीन्स कि ये सारे फैक्टर्स या वैल्यू जो यहाँ लिखी हुई हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। ये फैक्टर्स आप कर दो एज इट इज 0, ये भी 0। तो ये ऑटोमेटिकली जो राइट साइड में वैल्यूज लिखी हुई हैं, ये अपने आप ही 0 आ जाएंगी। तो इसको भी 0 कर दो, और सारे फैक्टर्स 0 हो चुके हैं। तो अब आप देखो पहला केस, जो कि नॉर्मल केस, जहाँ पे परमानेंट लोड्स प्लस लाइव लोड प्लस वाटर चल रहा है। एंड यहाँ पे एक बार रिकन्फर्म करेंगे हम वैल्यूज को कि क्या सही से लिंकिंग है या नहीं। तो ये पहला वाला केस चल रहा था, आई थिंक दिस इज ओके, इसमें कोई इश्यूज नहीं आएंगे। सिमिलरली बाकी जगहों पे भी नहीं इश्यूज आएंगे, क्योंकि हमने क्या किया, फैक्टर्स को ही चेंज किया, बाकी लिंकिंग एज इट इज पुरानी वाली वैलिडेट कर रखी है। प्रॉब्लम आएगी जब सीजमी कॉम्बिनेशंस नीचे आने वाले हैं, बट वो सीजमी कॉम्बिनेशंस हमें लेने ही नहीं है एक्चुअली, तो वो हम डायरेक्टली डिलीट कर देंगे। तो ये वाला केस तो ठीक है, इसमें कोई इश्यूज नहीं है। एस एल एस फ्रीक्वेंट पे अब आते हैं। फ्रीक्वेंट वाले कॉम्बिनेशंस में सबसे पहले तो हमें कॉम्बिनेशन नंबर चेंज करने थे, ये हम भूल गए हैं। तो इसको 500 से स्टार्ट करते हैं, 501 से, तो बाकी अपने आप नीचे अपडेट हो जाएंगे। एंड नाउ लेट अस सी दिस 510, क्या ये फ्रीक्वेंट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है या नहीं, क्योंकि जो आप येलो वाले सेल्स देख रहे हो वो रेयर कॉम्बिनेशंस के हैं, और जो डार्क ब्लू में देख रहे हो वो फ्रीक्वेंट कॉम्बिनेशंस के हैं। तो इस केस में फ्रीक्वेंट वाले लोड फैक्टर्स ही मल्टीप्लाई होने चाहिए, तो वो यहाँ पे हैं भी सारे केसेस में। तो इसको भी कुछ रीचेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने कुछ एज सच नए कॉम्बिनेशंस नहीं बनाए हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉम्बिनेशंस थे यूएलएस के, उसी में एसएलएस वाले फैक्टर्स इंक्लूड किए हैं। तो इसीलिए उसका हम एडवांटेज, जो हमने पहले कुछ सेशंस में टाइम इन्वेस्ट किया था कॉम्बिनेशन बनाने में, अब हम ले सकते हैं बिना ज़्यादा वैलिडेशन के। तो यहाँ पे आप देखो, अगेन फ्रीक्वेंट के सारे जो केसेस हैं वो एक तरह से सेम है, या जैसे 1320, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 1320, यहाँ पे भी 1320, 1098, 1098, 1818, 1818, और सेम केस एमएल में है। एचटी में भी सेम केस है, एचएल में भी सेम केस है। बस वी में थोड़ा सा इशू आ रहा है, लेटेस्ट चेक ये क्यों आ रहा है, किस वजह से आ रहा है वो पता कर लेते हैं। बट फ्रीक्वेंट कॉम्बिनेशन में विंड तो ले रखी है, दैट इज ओके, और लाइव लोड भी है, दैट इज ऑल्सो ओके। तो वर्टिकल लोड्स में चेंज आया हुआ है। ठीक है। और ऊपर वाले केस में फ्रीक्वेंट कॉम्बिनेशन में जब विंड नहीं चल रही है, 3412, 3942, 3694,
तो आई होप यहाँ पे क्या चेंजेस हुए हैं, अकम्पनिंग एंड लीडिंग वाले फैक्टर्स चेंज हुए हैं। तो एक बार मैं इसको वापस से रिकन्फर्म कर देता हूँ। पहला ये जो केस है 513, इसमें लाइव लोड लीडिंग है। तो 513 के फ्रीक्वेंट केस में लाइव लोड लीडिंग होना चाहिए। तो वो यहाँ पे लाइव लोड लीडिंग ही है, और विंड लोड अकम्पनिंग होना चाहिए, जो कि यहाँ पे सही है। अब अगले वाले में क्या होगा, फैक्टर विंड लोड का लीडिंग आएगा। मतलब 516 में, 513 और 516 में वर्टिकल लोड्स में ही फर्क है। तो यहाँ पे 516 में आप देखोगे तो लाइव लोड अब अकम्पनिंग बन जाएगा, और विंड लोड लीडिंग हमने ले रखा है इस केस में। तो जब विंड लोड लीडिंग है तो लाइव लोड का अकम्पनिंग फैक्टर लेना है। तो ये हमें नीचे ड्रैग करना पड़ेगा, क्योंकि या तो विंड लीडिंग होगा या लाइव लोड लीडिंग होगा। तो जब विंड लीडिंग है तो आपको अकम्पनिंग से इसको रिलेट करना है, लाइव लोड को। तो इसीलिए हो सकता है कुछ ये चेंजेस थे, और वापिस से इस फैक्टर में भी अब वही होने वाला है। जब विंड लोड लीडिंग है तो लाइव लोड को अकम्पनिंग रखना है। इस केस में अकम्पनिंग वाले फैक्टर आएंगे ये। एंड अगेन इस केस में जब विंड लोड लीडिंग है तो लाइव लोड अकम्पनिंग रहेगा, तो यहाँ अकम्पनिंग वाले फैक्टर्स आएंगे। सो ये तो थी वर्टिकल लोड्स की बात। अब ऊपर वाले को कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे विंड लोड अकम्पनिंग होना चाहिए, आप देखो अकम्पनिंग में ही है, और लाइव लोड लीडिंग है। ओके, दिस इज करेक्ट। सो वर्टिकल लोड्स दोनों में हमने कंपेयर कर लिए। अब चेक करते हैं हॉरिजॉन्टल लोड्स, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लोड्स में भी वही सिनारियो होना चाहिए। अगर विंड लोड लीडिंग है तो लाइव लोड अकम्पनिंग होना चाहिए, और ये वाला केस जो अभी सिलेक्टेड है इसमें लाइव लोड लीडिंग है, विंड लोड अकम्पनिंग है। एंड दैट इज द सिनारियो, दैट इज करेक्ट। फिर आते हैं हम 1460 पे। तो ये दोनों वैल्यूज सेम आ रही हैं, सेम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमने इसको डायरेक्टली इक्वेट कर दिया है। तो ये एक्चुअल में अपडेट होंगी। लास्ट वाले जो एक्सीडेंटल, लास्ट वाले में जब यूएलएस वाले हम कॉम्बिनेशन बना रहे थे, तो सेकंड वाले कॉलम में फ्रीक्वेंट की जगह एक्सीडेंटल था। एक्सीडेंटल में विंड लोड आती ही नहीं है, इसीलिए वो फैक्टर सेम आ रहे थे इन दीज टू ब्लू, 513 से 518 वाले में, या 413 से 418 वाले में यूएलएस के केस में। बट इन दिस केस दिस इज नॉट हैपनिंग, इसमें विंड लोड डेफिनेटली है फॉर फ्रीक्वेंट कॉम्बिनेशन। तो हम इसको डायरेक्टली इससे इक्वेट नहीं कर सकते। हमें बस क्या करना है, इस इक्वेशन को यहाँ पेस्ट करना है और अपडेट करना है, मतलब ड्रैग करना है लाइव लोड लीडिंग को कंपनिंग पे, और विंड लोड कंपनिंग को लीडिंग पे। तो ये हल्का सा चेंज आएगा, जैसे पहले 1460 था तो 1425 हो गया। एंड दिस चेंज इज एक्सेप्टेबल। अब इसी को आप यहाँ यूज करो विद सेपरेट वैल्यू ऑफ लाइव लोड। तो यहाँ पे अब हमें बस लाइव लोड को नीचे ड्रैग करना है। यहाँ पे विंड लोड सही लगी हुई है लाइव लोड के लिए। अब सेकंड वाला केस आएगा। कंपनिंग वाला केस। एंड थर्ड केस में लाइव लोड थर्ड केस आएगा, लेकिन कंपनिंग के साथ। अभी टॉप वाला ही चल रहा है, ये आप ट्राई करो नीचे। तो दिस इज करेक्ट, ये भी सारी चीज़ें अपडेट हो चुकी हैं। अब एच टी को भी हमने ऊपर से ही इक्वेट कर दिया था, तो इसको पहले करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे अब एक्चुअल में क्या होने वाला है। एच टी के कारण से विंड लोड लीडिंग है एंड लाइव लोड अकम्पनिंग है। तो चेक करते हैं एच टी किस किस वजह से आ रहा था। एच टी या हॉरिजॉन्टल फोर्स आपके पास विंड एंड वाटर करंट इन्हीं की वजह से आ रहा था। बाकी कोई डायरेक्शन में हॉरिजॉन्ट बाकी कोई भी फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स नहीं जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पे अब विंड लोड लीडिंग है, तो इसीलिए इसको लीडिंग करो। बाकी कोई इश्यूज नहीं है। सेम इस केस में भी सेम होगा, क्योंकि जब वाटर करंट एंड विंड से ही रिलेटेड है तो और कोई एच टी नहीं आएगा। अब यहाँ पे एम एल में चेंजेस आएंगे, सफिशिएंट चेंजेस। तो वो हम यहाँ से इंकॉर्पोरेट करते हैं अभी। हम क्या कर रहे हैं, हम कंपनिंग वाला जो पहले वाले केस में था 513 से 515 में, अब 516 से 518 में उसको लीडिंग बना रहे हैं, जैसे विंड को लीडिंग बना रहे हैं। आप देख भी पा रहे हो हेडलाइन पे क्लियरली लिखा है परमानेंट लोड्स प्लस लाइव लोड प्लस विंड लीडिंग प्लस वाटर। और लाइव लोड को कंपनिंग बना रहे हैं, बस यही चीज़ हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे विंड के साथ कंपनिंग वाला लगा हुआ था, बट अब यहाँ लीडिंग वाला चाहिए हमें। और लाइव लोड के साथ लीडिंग वाला लगा हुआ है, इसको कंपनिंग करना है। तो यही एक चेंज करनी है हल्की सी। एंड देन दिस कॉम्बिनेशन। इसमें अब लाइव लोड सेकंड केस वाला रखना है, बट वो भी अकम्पनिंग फॉर्म में। तो यहाँ पे लाइव लोड रख दिया सेकंड केस वाला, एंड विंड लोड लीडिंग ही रहेगा, ये सही हो गया। और इस वाले में थर्ड वाला लाइव लोड अकम्पनिंग रखना है।
सो इसको ड्रैग करते हैं नीचे और सारी वैल्यूज हो गई अपडेट। अब हम एमटी पे आते हैं। एमटी किस वजह से आ रहा था? लाइव लोड की वजह से एंड विंड की वजह से। तो यहाँ चेक करते हैं एमटी पे क्या क्या लगा हुआ है। तो विंड अकम्पनिंग लगी है जो कि लीडिंग होनी है, पहली चीज़ यही है। और ऊपर लाइव लोड अकम्पनिंग होना चाहिए जो कि पहले लीडिंग लगा हुआ है। तो बस यही जो वैल्यूज थी। इसके बाद वाटर करंट फोर्सेज एज इट इज रहेंगे जो 1 और 26.04 आप देख रहे हो। सो दिस इज ऑल्सो वेरीफाइड। एंड नाउ लेट अस जस्ट पेस्ट दीज वैल्यूज और इसे अपडेट करते हैं एज पर लाइव लोड्स। तो यहाँ पे सेकंड लाइव लोड केस जो है मैक्सिमम रिएक्शन केस, उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज डाल दी। और थर्ड वाले में मैक्सिमम एम्प्टी केस जो है, तो आप देखोगे जब मैं एंटर करूंगा इसी वाले केस में ज़्यादा एम्प्टी आना चाहिए था। तो 739 बाकी दोनों वैल्यू से ज़्यादा है, दैट इज ओके। एंड नाउ द थिंग इज, अभी अगर आप इनको कंपेयर करते हो 513 को 516 से, तो इसमें लाइव लोड इज लीडिंग लोड एंड विंड लोड इज अकम्पनिंग लोड। तो अच्छा खासा डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर आप एमटी की ही बात करो तो अच्छा खासा यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल रहा है। दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू डू ऑल द केसेस। आप कुछ भी अज्यूम या स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने पहले नहीं किया तो आपको ऐसा लगेगा कि मैक्सिमम वाला केस गवर्न करेगा हमेशा ही, बट ऐसा जरूरी नहीं है। एक बार अब ये सारे केसेस कर लोगे तो फिर आप खुद ही अगली बार भी कोई भी केस स्किप करना नहीं चाहोगे। एंड वर्टिकल लोड्स में ऑल्सो तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, क्योंकि फैक्टर अकम्पनिंग एंड लीडिंग का ज़्यादा वेरी नहीं हुआ है। और एचएल में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, मेन डिफरेंस आ रहा है एमटी। एक बार जब विंड लीडिंग था तो एमटी कम हो चुका है, क्योंकि उसमें लाइव लोड कंपनिंग हो गया, और कंपनिंग के साथ फैक्टर बहुत कम हो गया है लाइव लोड का। और ये 1320 वैल्यू है, इसमें ज़्यादा योगदान लाइव लोड का ही है, क्योंकि ट्रांसवर्स इसेंट्रिसिटी से यहाँ पे जो वैल्यूज लिखी हुई हैं 1390, इसका 75% लिया हुआ है। मतलब 1390 है, टोटल आपके पास 1320 है। तो विंड का इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आया पहले वाले केस में जितना कि लाइव लोड की इसेंट्रिसिटी से आया हुआ। यही मैं आपको बताना चाह रहा था। बट एनीवेज ये अपडेट हो चुका है और इसको अब करते हैं हम थोड़ा सा क्लीन अप। अब आते हैं हम रेयर केस में, सॉरी रेयर हो गया, फ्रीक्वेंट हो गया। अब आते हैं क्वासी पे। तो क्वासी के लिए पहले इसको लिंक कर देते हैं हम क्वासी से क्यूपी। और ये सारे नीचे वाले फोर्सेज अब क्यूपी हो गए हैं, और इनको भी आप डिलीट या मॉडिफाई कर सकते हो। तो ये ईक्यू केस नहीं है, ये एक्चुअली में क्यूपी केस है, और क्यूपी का एक ही केस बनेगा। आपको सेपरेट सेपरेट ये सब बनाने की जरूरत नहीं है। इसको मैं एज इट इज रिमूव कर देता हूँ वैल्यूज को, ताकि नीचे जो टेबल बनेगा वो क्लियर अप हो जाए। और इसको करते हैं अच्छे से एस एल एस क्वासी। अब क्यूपी में क्योंकि लाइव लोड नहीं होगा, आपको पता ही है, अभी हमने देखा टेबल से लाइव लोड वेरिएबल लोड्स नहीं होते हैं कौसी परमानेंट में, सिर्फ परमानेंट लोडिंग्स की वजह से लोड्स आते हैं। तो 519 2021 का भी कोई मतलब नहीं है, इसमें एक ही केस बनेगा और उसको हम सही से बना देते हैं। तो क्यूपी में क्या क्या आने वाला है आप देखो। सबसे पहले सम प्रोडक्ट करते हैं हम, यहाँ से डेड लोड तो एज इट इज आएगा ही आएगा। एंड लाइव लोड नहीं आना था तो आप ये 331 अगर ऑलरेडी यहाँ लगा भी हुआ है तो वो जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है, बट आपको ये हटा ही देना चाहिए, क्योंकि ये जब आने ही नहीं है तो वाई टू टेक इट। सो सिर्फ परमानेंट लोड्स आए, उसके बाद अर्थ प्रेशर आएगा डेफिनेटली। अर्थ प्रेशर को लिंक करना है प्लस, लेकिन वर्टिकल लोड्स में अर्थ प्रेशर नहीं आएगा, इस वजह से यहाँ पे ये लिंक नहीं है। अभी हम वर्टिकल लोड्स की बात कर रहे हैं। एंड देन उसके बाद क्या चीज़ लिंक है, इन सब की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिस्मिक केस है और इनका कोई मतलब है नहीं। ऑलरेडी जीरो से लिंक है वो वैल्यूज, बट वी डोंट नीड एनी ऑफ दिस। सो फिर से रिकन्फर्म करने के लिए मैं स्क्रीन को कर रहा हूँ स्प्लिट। तो आई होप अभी आपको दोनों स्क्रीन विजिबल हो जाएंगी 1 सेकंड के अंदर। तो यार देखो, कॉसी परमानेंट में हमें कौन कौन से फैक्टर्स की वजह से लोड्स लेने हैं ये एक बार कंफर्म कर लेते हैं। जैसे कि ये है डेड लोड, डेड लोड हमने लिया हुआ है, वेरिंग कोट भी हमने लिया हुआ है, अर्थ प्रेशर भी हमने लिया हुआ है, और क्रीप श्रिंकेज का यहाँ सीन नहीं है, सेटलमेंट लोड्स भी नहीं है, बाकी नीचे कोई लोड नहीं है। थर्मल लोड आते, लेकिन थर्मल लोड की जगह हम बेरिंग फ्रिक्शन ले रहे हैं, तो वो आप 0.5 ले सकते हो, मल्टीप्लाई करेंगे उसको। और नीचे सारे फैक्टर्स जीरो हैं, ये 0.15 हमारे काम का नहीं है इस केस में, क्योंकि ये है बायंसी के करस्पॉन्डिंग, वो हमें चाहिए नहीं। सो इट मीन्स ओनली डेड लोड एंड फ्रिक्शन एंड बेरिंग, बस यही हमें लोड्स लेने हैं। तो फॉर वर्टिकल लोड्स आई थिंक दिस इज द ओनली थिंग। फ्रिक्शन एंड बेरिंग इज अ हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो यहाँ पे वर्टिकल लोड से ओनली सेल्फ वेट या डेड लोड्स ही यहाँ पे आ रहे हैं, प्लस बेरिंग कोट आ रहा है जिसका फैक्टर 1.2 है। तो नाउ लेट अस चेक। अब यहाँ पे वही मैं बता रहा हूँ, लाइव लोड कुछ है नहीं, तो ये नीचे वाली वैल्यूज जो दो हैं ये भी आप अवॉइड कर सकते हो। तो 519 तक ही केसेस बने हैं बेसिकली। एचएल को एक बार वेरीफाई करते हैं। एचएल में अर्थ प्रेशर की वजह से आएगा,
और लाइव लोड नहीं है तो ब्रेकिंग भी नहीं लगेगा, लाइव लोड नहीं है तो उसकी वजह से और क्या आता है लॉन्गिट्यूडनल, कुछ भी नहीं। ब्रेकिंग आना था वो ब्रेकिंग नहीं लेंगे क्योंकि लाइव लोड नहीं लेना है, अर्थ प्रेशर की वजह से आएगा सिर्फ। और कोई लोड है वो है बेरिंग वाला। तो अभी ये जो 2188 वैल्यू आ रही है, इसको मैं सिर्फ यहाँ से लिंक करता हूँ, एक स्पेशली बेस्ड अपॉन एच एल ड्यू टू अर्थ प्रेशर, क्योंकि ये मिनिमम रिएक्शन वाले जो एच एल आ रहे हैं ये हमें लेने ही नहीं है, लाइव लोड का केस है। और नॉर्मल केस है 1387 हमें लेना है, क्योंकि कॉसी परमानेंट कॉम्बिनेशन में सीज्मिक या स्टैटिक कंडीशन नहीं एज्यूम करनी है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्टली हम 1 से, और फिर नीचे आते हैं बेरिंग फ्रिक्शन को भी मल्टीप्लाई कर दो आप 0.5 से। तो ये वैल्यू, विंड की भी वैल्यू यहाँ पे नहीं लेनी है लॉन्गिट्यूडनल, क्योंकि सीज्मिक, सॉरी सीज्मिक नहीं, कॉसी परमानेंट कॉम्बिनेशन चल रहा है। तो और कोई फोर्सेस नहीं आएंगे, वाटर करंट के भी नहीं आएंगे, क्योंकि वो भी क्वासी परमानेंट में जीरो है वैल्यू। बस यही वैल्यू आएगी, और ये वैल्यू आ रही है 1398। तो इसको आप कर दो यहाँ पे ऊपर शिफ्ट, और ये हो जाएगा जीरो। एच टी क्या आएगा, एच टी भी, एच टी कुछ नहीं आना चाहिए, क्योंकि इन सारे लोड्स की वजह से जो ऑरेंज में शेडेड है राइट साइड के टेबल में, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है। तो ये ऑल दो ऊपर से लिंक्ड है, बट हमने ऑलरेडी फैक्टर जीरो कर रखे हैं, इसी वजह से ये जीरो आ रहा है। बट आप इसको अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बार कंफर्म कर सकते हो। तो हमें एक्चुअल में ये वैल्यूज वाटर करंट की कुछ ये सब लेना ही नहीं है, तो आप इसको एज इट इज हटा सकते हो, अदरवाइज इट मे क्रिएट सम कंफ्यूजन। तो एच टी जीरो है। अब आते हैं एम एल पे। एम एल क्या होगा, एम एल आना चाहिए आपके पास अर्थ प्रेशर से, वही एक लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। एंड एम एल आना चाहिए आपके पास बेरिंग फ्रिक्शन से, दैट्स इट, और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो इसको एक बार अपडेट कर देते हैं। दिस इज इक्वल टू, अब ऊपर से एमएल कोई नहीं आ रहा है, क्योंकि बेरिंग एंड स्टेम दोनों सेंट्रिक हैं, इनमें कोई भी इसेंट्रिसिटी नहीं है। लाइव लोड की वजह से ये जो 481 1148 आप वैल्यू देख रहे हो ये नहीं आएंगी, क्योंकि कॉसी परमानेंट केस है। वैल्यू सिर्फ आएगी अर्थ प्रेशर की वजह से, जो कि अबटमेंट के बॉटम पे आ रही है। तो 3913 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 1 से, प्लस 96 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.5 से, और नीचे कोई भी लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट नहीं जनरेट होंगे फॉर क्वासी परमानेंट कॉम्बिनेशन। तो यही वैल्यू आपके पास आ रही है 3962। इसको आप ऊपर शिफ्ट कर दो। और ट्रांसवर्स मोमेंट, जब ट्रांसवर्स फोर्स ही नहीं है तो ट्रांसवर्स मोमेंट का भी कोई सवाल नहीं है। रीजन बीइंग, ट्रांसवर्स मोमेंट आपके पास लाइव लोड की इसेंट्रिसिटी से आ रहा था, या विंड लोड जब ट्रांसवर्स डायरेक्शन में लग रही है उससे आ रहा था, या फिर वाटर करंट से आ रहा था। बट वो सारे ही यहाँ पे जीरो हैं, इस वजह से ट्रांसवर्स मोमेंट भी नहीं आएगा। तो आप इसको, जो ये लिंक हो रखा है उसको देख सकते हो, ऑलरेडी फैक्टर जीरो है, इस वजह से ट्रांसफर मोमेंट जीरो है। तो इट मीन्स कि सिर्फ आपके पास यही फैक्टर्स हैं फॉर क्वासी परमानेंट कॉम्बिनेशन, जिसमें एक एच एल है, एक एम एल है, और एक 3163 है, और हमें यही चीजें चाहिए थी। तो अब मैं इसको थोड़ा जूम इन करता हूँ, या एक फुल एनलार्ज वर्जन में इसको रीड करते हैं, और यहाँ पे जो एस एल एस क्यू पी लिखा हुआ है इसको हटा देते हैं, ये सिस्मिक की टर्म्स लिखी हैं, क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट करेंगी। और इन सबको हाइड कर दो, इनका कोई रोल नहीं है। तो ये आ चुका है डिजाइन समरी फोर्स इन एस एल एस। एंड अब नीचे कॉम्बिनेशन जो ये अब बने हुए हैं ये सारे एस एल एस वाले कॉम्बिनेशन है। तो हमें एक्चुअल में 519 तक ही पेस्ट करना है इंटरेक्शन कर्व में जब चेक करेंगे, बट उससे पहले क्योंकि वॉल की रिइंफोर्समेंट 20 at 100 एज अ बेंडिंग मेंबर डिजाइन जब कर रहे थे वहां से गवर्न हुई थी। तो हम लास्ट सेशन में जो एक क्लॉज वेरीफाई कर रहे थे, अभी मैं आपको यहाँ डिस्प्ले करवा देता हूँ। इस वाले क्लॉज के अकॉर्डिंग 7.6.4.1 के अकॉर्डिंग हमने ये ऑब्जर्व किया था, जो आप देखोगे अभी इस वाले, जो मैं अभी येलो में हाईलाइट कर रहा हूँ, कि अबटमेंट सिलेंडर भी नहीं थी, यानी कि शॉर्ट अबटमेंट थी, तो सेकंड ऑर्डर इफेक्ट्स के लिए चेक नहीं करना है। और वॉल टाइप अबटमेंट है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन 4 टाइम्स इन ट्रांसफर डायरेक्शन, इट इज मोर देन 4 टाइम्स थिकनेस। ठीक है। एंड एक और चीज ऑब्जर्व की थी कि इस पे एक्शियल लोड इतना कम है उसकी एक्शियल कैपेसिटी से, कि द वॉल इज डिजाइंड एज अ बेंडिंग मेंबर, जो कि मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ ऑरेंज वाली शेड से, लाइट ऑरेंज से। तो इन सबको जब हमने चेक किया था लास्ट सेशन में स्प्रेडशीट कैलकुलेट करके व्हाइट बोर्ड पे, तो वी केम टू अ कंक्लूजन कि 12 मीटर विड्थ के लिए जो भी एमएल जो भी एचएल आ रहा था उसको हमने 12 से डिवाइड कर दिया था फॉर पर मीटर एनालिसिस, एंड देन वी चेक द सेम इन एचएल। तो अभी एसएलएस रियर एंड एसएलएस क्वासी में भी एक बार ये चेक कर देते हैं, सो दैट हमारी वर्टिकल इन्फोर्समेंट एटलीस्ट फ्रीज हो जाए, फिर हम इंटरेक्शन कर्व प्लॉट करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करना है, एसएलएस रियर में एचएल क्या आ रहा है, मैक्सिमम एचएल, वो हम देखते हैं और उसको डिवाइड करेंगे 12 से। तो अभी जो भी हमने यहाँ कंप्यूट किया अभी आज वाले सेशन में एस एल एस कॉम्बिनेशन फॉर अबटमेंट में, इसमें जो नीचे समरी टेबल बना हुआ है, यहाँ पे मैक्सिमम एच एल आ रहा है 1975। तो इसको, बट ये 12 मीटर्स के लिए है, ये भी आप नोट करना। इसको आप डिवाइड करोगे 12 मीटर्स से, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी ऊपर प्रेजेंट है।
तो आपके पास HL आ जाएगा रेयर में। अब हमें ये रेयर वाला ही लेना है, गॉसियन दूसरा वाला नहीं लेना है, तो हम चेक कर लेते हैं कि क्या 165 रेयर कॉम्बिनेशन में ही है या फ्रीक्वेंट या किसी और में है। बट ये रेयर में ही होना चाहिए, फ्रीक्वेंट में तो नहीं आना चाहिए, गॉसी में तो आएगा ही नहीं क्योंकि वहाँ पे लाइव का इफेक्ट ही नहीं होता। बट वी विल कंफर्म दिस अगेन। तो 165 1975 है, कॉम्बिनेशन 505। 505 कॉम्बिनेशन आप अगर देखोगे तो रेयर वाला कॉम्बिनेशन है, जैसा कि हम सोच रहे थे। एंड नाउ लेट्स कम टू अनदर थिंग। यहाँ पे अब हमें चाहिए SLS, क्वासी में भी HL गया है। एक्चुअल में हमें HL ये वैल्यू जो है वो शेयर फोर्स चेक करने के लिए चाहिए, तो हम इन दोनों वैल्यूज को ओमिट भी कर सकते हैं। मतलब आप इसको लिख दो, बट मैं इसको रेड में हाईलाइट कर रहा हूँ कि हमें ये वैल्यूज फॉर शेयर चेक नहीं लेनी है, जस्ट फॉर इंडिकेशन। इस टेबल को फिल करने के लिए मैं यहाँ वैल्यूज इनपुट कर रहा हूँ। फॉर क्वासी परमानेंट कॉम्बिनेशन आप डायरेक्टली यहाँ से ले सकते हो, क्योंकि इसका एक ही केस है, डिवाइडेड बाई 12। तो ये 12 से डिवाइड कर दिया, एंड इसको भी सेम फॉर्मेट कर दो। तो ये 165 एंड 116 जो HL वैल्यू दिख रही है, जो कि बेंडिंग मेंबर की तरह, यानी कि यहाँ पे अगर मैं इसको प्लॉट करता हूँ लाइन डायग्राम में, तो अब आपके पास वॉल एक्चुअल में ऐसी थी। इसको लाइन डायग्राम में ले जाते हैं तो ये एज अ फिक्स्ड कैंटिलीवर इन वर्टिकल डायरेक्शन हो चुका है। एंड अब जो शेयर फोर्स यहाँ पर आएगा वो यूएलएस शेयर फोर्स, उसके लिए हमें सेक्शन चेक करना है यूएलएस कैपेसिटी के लिए। तो 165 एंड 116 ये जो वैल्यूज दो आप देख रहे हो, ये वैल्यूज एक्चुअली SLS की वैल्यूज हैं। तो SLS की वैल्यूज में इनका कोई रोल नहीं होगा फॉर शेयर चेक, लेकिन डेफिनेटली मोमेंट्स का रोल होगा। तो मोमेंट्स यहाँ लिंक करना इंपॉर्टेंट था रादर देन HL वैल्यू, तो हम मोमेंट्स को लिंक कर देते हैं एंड देन वी विल सी कि क्या हमारे स्ट्रेसेस विद इन लिमिट्स हैं। उसके लिए हमें वापस जाना है इसी स्प्रेडशीट में, पिछले वाले टैब में, और इसको आप SLS रेयर में मैक्सिमम मोमेंट क्या आ रहा है वो कंपेयर कर लेते हैं। तो मैक्सिमम ML आ रहा है 6564, और ये चेक कर लेते हैं ये भी 505 कॉम्बिनेशन में आ रहा है। तो 505 कॉम्बिनेशन SLS रेयर का ही था, इसको डिवाइड करो 12 से, क्योंकि ये मोमेंट टोटल 12 मीटर्स के लिए है। और हम पर मीटर जब इसको चेक करेंगे तो ये वैल्यू 547 के करीब आ रही है, विच इज क्वाइट अ गुड वैल्यू फॉर 800 थिक वॉल। लेट अस सी क्या स्ट्रेसेस आते हैं। एंड अगेन क्वासी परमानेंट में हमें स्ट्रेसेस चेक करने हैं। इसमें भी स्ट्रेसेस चेक करने हैं, एक ही लिमिट 0.48 FC की है, एक ही लिमिट 0.36 FC की है, यहाँ लिख देते हैं 0.48 FC के और 0.36 FC के। तो FC के आपके पास 35 है और ये वैल्यू लगभग 16.8 आती है, और ये इससे थोड़ी सी कम आएगी, 0.36 मल्टीप्लाइड बाई 35 तो 12.6 आएगी। तो वी विल सी क्या क्वासी परमानेंट में 12.6 से कम आता है स्ट्रेस कंक्रीट में या ज़्यादा आता है। तो क्वासी परमानेंट वाला कॉम्बिनेशन पहले यहाँ इनपुट करना इंपॉर्टेंट है। चलते हैं क्वासी परमानेंट केस में, ML/12। 12 के लिए वापस जाओ और लिंक कर दो इसको। तो आई होप आपको ये रिजल्ट्स जो है कुछ आइडिया दे रहे होंगे कि हमें करना क्या और हमने क्यों आज वाली एक्सरसाइज की, क्योंकि कौसी SLS तो हमें चेक करना ही था, अभी तक हम सिर्फ यूएलएस चेक्स कर रहे थे फॉर अबटमेंट। तो इसको थोड़ा क्लीन अप करते हैं, और सिर्फ आप इन मोमेंट वाली वैल्यूज पे, जिसको मैं अभी ऑरेंज में हाईलाइट कर रहा हूँ, इन्हीं पे फोकस करेंगे, और 246 वैल्यू पे, क्योंकि यही वैल्यूज हमें चेक करनी है। बाकी दो वैल्यूज सिर्फ लिख दिए टेबल कंप्लीट करने के लिए, बट चेक नहीं करनी है। तो इसके लिए अब क्या करना है, हमें हमें जाना है एडसेक में वापस। तो मैं यहाँ एडसेक ओपन कर देता हूँ, एंड आपको स्क्रीन डिस्प्ले हो जाएगी एडसेक की, जो कि एज हमने स्टेम एज स्लैब वाला एक नया कॉम्बिनेशन बनाया था। तो अभी आपको मैं एडसेक खुलते ही डिस्प्ले करवा देता हूँ। आई थिंक एडसेक खुल चुका है। तो अगर अभी आपको एडसेक डिस्प्ले हो रहा है, काइंडली लेट मी नो। एंड इसमें सेक्शन ऑलरेडी हमारे पास पड़ा था, इसमें कुछ भी हमें नहीं करना है, बस अब वैल्यूज अपडेट करनी है थोड़ी सी। 20 at 100 पे हम कंक्लूड कर पाए थे बेस्ड अपॉन यूएलएस कैपेसिटी, बट नाउ वी हैव टू चेक अदर थिंग्स एज वेल, जिसमें SLS वाली वेक्टर्स, SLS क्वासी एंड SLS परमानेंट, ये वाली वैल्यूज आ रही हैं। तो लेट अस इनपुट दीज वैल्यूज एंड देन लेट अस सी क्या होता है। तो ऐड टास्क पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे पहले SLS रेयर की वैल्यूज डालते हैं। SLS रेयर की वैल्यूज डालने के लिए अब यहाँ पे आप एक्चुअल में FX का भी योगदान ले सकते हो, बट हमने जो क्लॉज रीड किया था वहाँ पे एक्चुअल कैपेसिटी को इग्नोर ही करना है जब हम एज अ बेंडिंग मेंबर चेक कर रहे हैं, इस वजह से नहीं डाल रहे हैं। अगर आप यहाँ कुछ वैल्यूज डालोगे, मान लो मैं -100 भी डालता हूँ, तो ये यूटिलिटी रेशियो और कम हो जाएगी। देखो आप 0.8558 होगी, क्योंकि हमने डिस्कस किया था ना कि कंप्रेशन हेल्प करती है हमें इन मोर सेक्शन कैपेसिटी, इन प्रोवाइडिंग मोर सेक्शन कैपेसिटी। बट वो कहाँ पे दिक्कत देगी, जब स्ट्रेस चेक होंगे तो वहाँ पे कंप्रेशन में जो स्ट्रेसेस आ रहे हैं वो थोड़े इंक्रीज हो सकते हैं।
तो इसको अभी आप जीरो के लिए चेक करो कि हमें एज बेंडिंग ही टोटल कंप्लीट बेंडिंग मेंबर चेक करना है इसको। और जब कंप्रेशन के लिए चेक करना होगा तब इंटरेक्शन कब देखेंगे ही। तो सेकंड टास्क में जस्ट इनपुट एसएलएस मोमेंट की वैल्यूज, और एसएलएस मोमेंट की वैल्यूज 547 है रेयर में एंड 330 है, तो यहाँ पे है 547। एंड एक और टास्क ऐड करो, यहाँ पे है 330। तो यहाँ पे 330 है वैल्यू किलो न्यूटन मीटर्स में। तो देखो अब हमें इसकी यूटिलिटी रेशियो से कुछ नहीं लेना देना, क्योंकि यहाँ पे हमें यूटिलिटी रेशियो के अलावा स्ट्रेसेस पे ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। तो फर्स्ट वाला कॉम्बिनेशन जो था या टास्क वन जो आप यहाँ पे देख रहे हो, इस टास्क वन में हमने यूएलएस चेक करना था, और वो यूएलएस चेक में यूटिलिटी रेशियो 0.88 आ रही है, विच इज़ फेयर इनफ, ये सही है। तो यूएलएस में सेक्शन 2800 से पास हो चुका है अर्थ फेस पे। एंड नाउ वी हैव टू चेक द सेम इन कॉन्क्रीट स्ट्रेसेस। तो स्ट्रेसेस इन एसएलएस रेयर पहले चेक करते हैं, यहाँ पे चलते हैं हम केस डिटेल्स में। एंड अभी हमें यूएलएस का कोई भी रिजल्ट नहीं चाहिए, यहाँ पे सिर्फ एसएलएस के रिजल्ट चाहिए, और एसएलएस में भी सिर्फ स्ट्रेस रिजल्ट चाहिए एक्चुअल में। तो आप इन सबको ऑन रख भी सकते हो, बट काम की चीज़ें सिर्फ स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस पे चलते हैं डायरेक्टली। एंड यहाँ पे आते हैं हम स्ट्रेस वाली वैल्यूज पे। तो यहाँ पे देखो -5 एंड -11, ये दो स्ट्रेसेस आ रहे हैं फॉर कॉन्क्रीट। तो 0.48 एफ सी के से, क्योंकि ये एस एल एस रेयर केस है, एस एल एस रेयर केस में 0.48 एफ सी के की लिमिट 0.48 टाइम्स 35 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट विच इज अराउंड 16.8। तो ये -11 16.8 से कम ही है, विच मीन्स एस एल एस रेयर में कंक्रीट तो पास है, कंक्रीट ज्यादा स्ट्रेस नहीं है, ज्यादा कंप्रेस्ड नहीं है, दिस इज ओके। अब रीइंफोर्समेंट की बात कर लेते हैं। रीइंफोर्समेंट की लिमिट 0.8 टाइम्स एफ वाई है, यानी कि अगर आपका 500 ग्रेड है तो ये 400 एमपी आने वाला है। तो 400 एमपी से कम होनी चाहिए वैल्यूज, और आप देखोगे ये 262 की रेंज में आ रही है, और 23। तो क्रैक सेक्शन में 262 की रेंज में आ रही है, विच इज लेस देन 400 एमपीए। तो आपकी स्टील में भी स्ट्रेसेस नहीं है ज़्यादा। इट मीन्स कि एस एल एस रेयर में सेक्शन विद 20 एट 125 इज पासिंग। नाउ वी हैव टू चेक फॉर क्रैक चेक्स, और वी हैव टू चेक फॉर एस एल एस क्वासी। उसमें अगर स्ट्रेस 0.36 एफ सी के से कम होगा, और उसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस आएगा वो फिर हम कंपेयर करेंगे जो हमने क्रैक विथ अवॉइड करने के लिए जो टेबल IRC 112 में दे रखे हैं उससे। अगर वो स्ट्रेस रेंज विद इन लिमिट्स होगी डाया के करस्पॉन्डिंग एंड स्पेसिंग के करस्पॉन्डिंग, तो डेफिनेटली क्रैक में भी पास होगा। तो लेट अस चेक दिस। आई होप अभी आपको एच की डिस्प्ले हो रहा है। एंड अभी इस पे चलते हैं हम टास्क नंबर 3 पे। तो टास्क 3 में लेट अस गो फॉर केस डिटेल्स। ये एस एल एस क्वासी है, इसमें भी हमें यूएलएस के कोई भी रिजल्ट्स नहीं चाहिए, एसएलएस के रिजल्ट्स ही चाहिए। इसमें भी हम डायरेक्टली स्ट्रेस पे ही फोकस करते हैं, और स्ट्रेस से ही हम कंपेयर कर लेंगे कि क्या क्रैक विड्थ में सफिशिएंट है या नहीं है। तो यहाँ पे आप देखोगे बहुत ही कम स्ट्रेसेस आ रहे हैं, जो कि 0.36 एफ सी के था 12 के अराउंड समथिंग, यानी कि 0.36 इंटू 35। तो ये 12 पॉइंट समथिंग आ रहा था ना, 12.6 आई बिलीव, 0.36 इंटू 35, 12.6 यस। तो ये 0.7, या ये जो -7 आ रहा है कंप्रेशन में, माइनस इसलिए क्योंकि कंप्रेशन में है, ये एटसे की नॉमेनक्लेचर है। तो वो 12.6 से कम ही है, या -12.6 से मैग्नीट्यूड अगर आप देखते हो वो कम ही है। इट मीन्स इट इज पासिंग इन एस एल एस क्वासी एज वेल 2800 स्पेसिंग, एंड द reinforcement स्ट्रेस इज 158। ओके। तो अब इसको 158 को 20 at 100 को हमें कंपेयर करना है टेबल से, जो कि IRC 112 में दे रखा है। अगर वो स्ट्रेस रेंज इसके इससे ज्यादा होंगी जो लिमिट्स दे रखी है, तो डेफिनेटली क्रैक चेक या क्रैक विड्थ की कंप्यूटेशन करने की जरूरत नहीं है, आपका सेक्शन क्रैक में भी पास होगा। तो मैं एक सेकंड के लिए कोड खोल देता हूँ। IRC 112। तो अभी आपको होपफुली IRC 112 डिस्प्ले हो रहा होगा। एंड इसमें हम आते हैं क्रैक विड्थ। लेट अस चेक दैट। सेक्शन 12 में है शायद। हम्म।
सेक्शन 12 में ये जो दो टेबल्स एंड में दे रखे हैं, इन्हीं पे फोकस करेंगे। इसको कर देते हैं स्प्लिट एंड स्प्रेडशीट पहले एच से कोई ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखो 20 at 125 है। अब इसको कैसे इंटरप्रेट करना है, होप आपको दोनों की दोनों स्क्रीन विजिबल होंगी। अब रिइंफोर्समेंट का बार आया है 20, ओके, जो कि 16 और 25 के बीच में लाई कर रहा है। इट मीन्स आप अगर 200 और 240 का एवरेज ले लेते हो या इसको इंटरपोलेट करते हो तो 220 के करीब स्ट्रेस आना चाहिए। इवन इफ यू गो फॉर 200 तो हमारा स्ट्रेस 200 से भी काफी कम था, एंड वो यहाँ से आपको डिस्प्ले होगा। स्ट्रेस इन क्वासी परमानेंट केस इट इज 158, केस 3 में इट इज 158। इसको मैं अगर हाईलाइट करता हूँ तो 158 वैल्यू इज एक्चुअली वेरी वेरी लेस देन, इट इज लेस देन 200 ऑल्सो। 220 अगर आप इंटरप्ले नहीं भी करते तो 200 ही ले लो ऊपर वाले की, तो उससे कम है। इट मीन्स एज पर दिस टेबल 0.3 की क्रैक विड्थ में सफिशिएंटली पास है। इनफैक्ट अगर आप 0.2 भी क्रैक विड्थ की लिमिट रखते हो तब भी 160 से कम है स्ट्रेस, तो सबसे कम स्ट्रेस यहाँ 160 हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास 158 है। अगर ये 161 होता तो हम कहते हैं कि 0.2 में हो सकता है फेल हो जाए, बट तब भी नहीं होता क्योंकि हमें 20 डाई के करस्पॉन्डिंग देखना है। तो वो 200 और 160 के बीच में लाई करता है, रफली 180 के अराउंड, फिर भी ये पास होता। मान लो ये आपके पास 158 नहीं आ रहा है, ये आपके पास 210 आता, फिर वहां पे प्रॉब्लम हो सकती थी अगर हमें 0.2 के लिए चेक करना है। बट 0.3 के लिए तो डेफिनेटली ये पास है। तो ये हमने डाया से कंफर्म किया एंड स्ट्रेस से कंफर्म किया। अब हम सेकंड टेबल को यूज करेंगे जिसमें स्पेसिंग से कंफर्म करेंगे एंड स्ट्रेस से कंफर्म करेंगे। तो स्ट्रेस तो 158 ही है जो क्वासी परमानेंट केस में आया हुआ है, बट अब इस केस में स्पेसिंग हमने ले रखी है 100 mm। तो जब 100 mm स्पेसिंग ले रखी है तो आपके पास स्ट्रेस की लिमिट हो जाती है 320, और 158 320 से कम ही है। इट मीन्स यहाँ पे भी पास है। और अगर आप 0.2 mm क्रैक विड्थ रख रहे हो, उस केस में अगर 100 स्पेसिंग दी है तो आपके पास लिमिट रहती है 240, तो ये 240 से भी कम है। इट मीन्स 158 240 से कम है, 158 320 से कम है। अगर ऊपर आते हैं तो 158 220 से कम है। इन दोनों के बीच में लाई करता ना कहीं 20 आया, और 240 और 220 यहाँ पे आता। तो स्ट्रेस इज विद इन लिमिट्स इन ऑल दीज कॉम्बिनेशन। सो इट मीन्स कि आपके पास एस एल एस क्वासी में क्रैक विड्थ नहीं आने वाली है, उसकी कंप्यूटेशंस करने की जरूरत नहीं है। तो क्रैक कंट्रोल यहाँ इंश्योर हो चुका है, विच मीन्स फाइनली दैट आर reinforcement 20 at 100 on earth face vertical reinforcement is finalized। तो इसी को यूज करके अब हम एक बार खोल लेते हैं स्प्रेडशीट और उसमें इसको अपडेट कर देते हैं। तो अभी आपको स्प्रेडशीट दिख रही होगी कंप्लीट ओपन, एंड यहाँ पे ही आप लिख सकते हो फाइनल रिइंफोर्समेंट या अर्थ फेस की रिइंफोर्समेंट एज पर स्टेम एक्शन या स्लैब एक्शन। ट्वेंटी एट 100 वर्टिकल रिइंफोर्समेंट ऑन अर्थ फेस। तो यही चीज हमें एक्चुअली कंपेयर करनी थी। अब हमने ये चीज कहाँ से ऑब्जर्व की, बेस्ड ऑन क्लॉज 7.6.4.1, जहाँ पे हमें एज अ बेंडिंग मेंबर भी चेक करना है सेक्शन को, क्योंकि इसके ऊपर एक्चुअल लोड इसकी एक्चुअल कैपेसिटी के 10% से भी कम है, बहुत ही ज्यादा कम है। जैसे ये 5924455 न्यूटन आ रहा है और कैपेसिटी इसकी 1500 न्यूटन है, विच इज वे मोर हायर। तो इसी वजह से हमें एज अ बेंडिंग मेंबर इसे चेक करना पड़ा। अदरवाइज हम पहले जो 20 at 125 डाले थे हमने इंटायरली सारे पेरीमीटर पे, वो इजीली हम प्रोवाइड कर गए थे। तो इट मीन्स कि अब अगर मैं इसको बनाना चाहूंगा तो आपके पास 20 at 100 आ रहा है ऑन योर अर्थ फेस, और दूसरी डायरेक्शन में लास्ट सेशन में अगर हम व्हाइट बोर्ड को आज चेक करते हैं तो लास्ट सेशन में वी वर एट अ कंक्लूजन कि लेट अस कीप दिस एज 12 at 100 बेस्ड अपॉन मिनिमम AST मैक्सिमम AST रिक्वायरमेंट्स फॉर वर्टिकल रिइंफोर्समेंट। तो 20 at 100 तो हमने यहाँ पे भी कंफर्म किया था बेस्ड अपॉन ULS चेक। आज SLS क्वासी एंड SLS रेयर चेक से भी ये रीएश्योर हो चुका है। बट प्रॉब्लम अभी इस साइड पे है, क्या हमें 16 at 100 के साथ जाना पड़ेगा, या 16 at 200 हेल्प करेगा, या 12 at 100 हेल्प कर देगा। तो 16 at 100 अगर करता हूँ तो ये 10 बार्स, आप अगर मैं सिर्फ पर मीटर रिइंफोर्समेंट निकालूं तो रफली 10 बार्स आएंगे ऑफ 16 डाया विच विल अमाउंट अराउंड 2000 mm²। और अगर 16 at 200 जाता हूँ तो ये 1000 mm² आएगा। और अगर मैं 12 at 100 जाता हूँ तो ये 130 mm² आएगा। तो 16 at 200 डालने का फायदा नहीं है क्योंकि वो रिइंफोर्समेंट कम ही है इस वाले से। तो इधर वी विल प्रोवाइड 16 at 100 और 12 at 100। बट उसके लिए अब जो एचसेक में हमने पहले वाला सेक्शन बनाया था जहाँ पे यूनिफॉर्मली सारी जगह रिइंफोर्समेंट डाली हुई थी, उसको चेक करना है अलग अलग रिइंफोर्समेंट से। अर्थ फेस वाली 20 at 100 और नॉन अर्थ फेस वाली 12 at 100। आप देखोगे इंटरेक्शन कर्व जो बनेगा वो सिमेट्रिकल नहीं होगा। जैसे पहले क्या था,
जो भी यहाँ पे इंटरेक्शन कर्व बन रहा था वो इन दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल था। बट अब ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि एक साइड बहुत कम रिइंफोर्समेंट है नॉन अर्थ फेस पे और एक साइड ज्यादा रिइंफोर्समेंट है जो कि एज अ बेंडिंग एक्शन गवर्न की है। तो बस अब कुछ भी नहीं करना है, हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज हैं क्वासी एसएलएस, क्वासी सॉरी रेयर एसएलएस एज वेल एज यूएलएस वाली वैल्यूज, वी जस्ट हैव टू चेक इट वंस इन इंटरेक्शन कर्व्स। तो अब वापिस से एटसेक पे चलते हैं, एटसेक पे चलते हैं और इन्फोर्समेंट अपडेट करते हैं। तो अभी आपको एटसेक डिस्प्ले करते हैं और पूरा एटसेक आई होप अभी आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। इसमें हमें एक नई फाइल जो ऑलरेडी पहले हमने खोल रखी थी, इसको तो चलो सेव कर दो। स्टेम के नाम से एक फाइल है, ये हमने पहले बनाई थी जिसमें यूनिफॉर्मली रिइंफोर्समेंट डाला हुआ था। आप देखोगे 28 125 डाला हुआ था, बट अब हमें इसे चेंज करना है क्योंकि एक साइड पे 2800 आएगा और एक साइड पे यू विल हैव टू प्रोवाइड 12 at 100, और फिर ट्रांसफर डायरेक्शन वाले रिइंफोर्समेंट विल सी 12 के डालने हैं कि 20 के डालने हैं। तो लेट मी जस्ट सेव एज दिस फाइल विद स्टेम एंड अनसिमेट्रिकल रिइंफोर्समेंट, ठीक है। तो इसको सेव कर दिया। अब यहाँ पे बाकी सारे फैक्टर्स सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है, बस रिइंफोर्समेंट का पैटर्न चेंज होने वाला है। तो अब आप यहाँ पे देखोगे, पहले हम करते हैं पेरीमीटर की जगह टॉप पे 28 120 सॉरी 100। जैसे ही मैं यहाँ पे 100 इनपुट कर चुका हूँ और इट इज़ प्रोसेसिंग, सॉफ्टवेयर इज प्रोसेसिंग दिस वैल्यू, फिर ये अपडेट हो जाएगी। तो लेट फॉर टिल देन लेट अस वेट। तो आई होप यस अब ये अपडेट हो चुकी है। तो अभी आप यहाँ देखोगे कि 100 रिइंफोर्समेंट्स या 1 से स्टार्ट हुई है 12 at 100, और सिर्फ टॉप फेस अभी मैंने यहाँ सेलेक्ट किया था तो टॉप पे ही 1 at 100 आया हुआ, 20 at 100 सॉरी आया हुआ है। एंड नाउ आई हैव टू प्रोवाइड सेपरेट रिइंफोर्समेंट 12 at 100 एट बॉटम फेस। तो मैं अब यहाँ पे करता हूँ ऐड ग्रुप, एंड ग्रुप टाइप करते हैं बॉटम, और यहाँ पे करते हैं अप्लाई, और ऊपर वाले को कर दो कॉपी एज इट इज, यहाँ कर दो पेस्ट। तो बट यहाँ 20 की जगह आपको 12 डाया डालना है। तो अभी ये क्लियर हो जाएगा बहुत ही ज़्यादा जब आप इसको जूम इन करोगे और देखोगे डॉट बार्स के साइज में ही डिफरेंस आपको नोट होगा। तो आप देखो ऊपर वाले जो डॉट बार्स आपको दिख रहे हैं वो ज़्यादा डाया के हैं, 20 डाया के हैं, तो उनका डायमेंशन, उनका डायमीटर या उनका साइज बड़ा है। और नीचे वाले जो डॉट बार्स हैं जैसे 121 जो बार है, उसका डायमीटर ऊपर वाले से बहुत ही ज़्यादा कम है। ये बहुत ही क्लियरली विजुअलाइज हो रहा है, ये वाला डाया और ये वाला डाया, क्योंकि बॉटम फेस पे हमने 12 डाला हुआ है, दैट इज द केस। अब हमें साइड पे डालने हैं, तो साइड पे रिइंफोर्समेंट्स लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों पे हम सेम डालेंगे, इसीलिए आप साइड की यहाँ पे इनपुट करो, इसको करो पेस्ट। अब यहाँ 20 at 100 की जगह हम 12 at 100 से चेक करते हैं, देन वी विल सी व्हाट इज द सिनारियो। अगर कुछ वेरिएशन आएगी तो वी विल हैव टू सी इट आउट, बट वो इंटरेक्शन कब से पता चलेगा। तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो कि बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से सारी रिइंफोर्समेंट पड़ चुकी है विद ऑल कवर्स एट 75 mm। अब एक और चीज मैं आपको बताऊंगा जब हम डिटेलिंग कर रहे होंगे कि क्या हमें 75 mm जो क्लियर कवर है वो आउटर मोस्ट रिइंफोर्समेंट को होता है। तो इन केसेस में क्या होता है, आप जो हॉरिजॉन्टल बार जाएंगे ना वो इनके अंदर भी डाल सकते हो और बाहर वाले फेस पे भी डाल सकते हो। उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको बाहर वाले फेस पे ही डालना है। ओके, अगर आपके पास स्ट्रक्चर ऐसा है कि रिइंफोर्समेंट ही ज्यादा कंप्रेशन ले रही है, मतलब कि एक्चुअल में यहाँ पे एक्चुअल लोड बहुत कम है इस वाले स्ट्रक्चर में, अगर ये वॉल टाइप अबटमेंट नहीं होती, एक पियर टाइप अबटमेंट होती जिसका यूनिफॉर्म या छोटा सा क्रॉस सेक्शन होता प्लान में, इन दैट केस रीइंफोर्समेंट अच्छा खासा रोल प्ले करता है कंप्रेशन को लेने में। बट इस केस में क्या हो रहा है कि कॉन्क्रीट ही सारा कंप्रेशन ले ही जा रहा है, क्योंकि जब हमने 10% ऑफ एफ सी डी इंटू ए सी किया था जिसकी वजह से हमें ये डिसाइड करना पड़ा कि एज अ बेंडिंग मेंबर भी चेक करना पड़ेगा, तो वहां पे हमने अभी रिइंफोर्समेंट का कोई योगदान नहीं लिया था, अभी सिर्फ हमने कंक्रीट की वजह से क्या एक्चुअल कैपेसिटी आ रही है वही हमने ली थी। तो इस केस में क्योंकि वर्टिकल रिइंफोर्समेंट्स कंप्रेशन लेने में ज़्यादा रोल नहीं प्ले करेंगे, बीइंग अ वॉल टाइप अबटमेंट, तो क्या होगा कि वो उसके बकल होने के चांसेस भी नहीं होंगे। इट मीन्स यहाँ पे अगर मैं यहाँ प्लॉट करूँ, एक ये केस है जब इसके ऊपर कुछ P1 लोड लगा हुआ है, ये रिइंफोर्समेंट बनाई है, और एक ये केस है जब इसके ऊपर मान लो 100 टाइम्स P1 या बहुत ज़्यादा एक्शन फोर्स लगा हुआ है, तो ये कब बकल होगा, इसी केस में बकल होने के चांसेस है ना इस रिइंफोर्समेंट के। तो इसको बकलिंग से बचाने के लिए आप जो डॉट बार्स डालोगे या हॉरिजॉन्टल बार्स डालोगे, वो अगर ये ब्लैक वाले वर्टिकल बार्स हैं तो फिर आप उसको बाहर डालोगे, क्योंकि फिर ये लूप बनेगा एक्चुअली। ठीक है, अदरवाइज अगर आपके पास सिनारियो ऐसा है कि एक्चुअल लोड बहुत कम है तो आप इन डॉट बार्स को नीचे भी डाल, मतलब अंदर वाली साइड भी डाल सकते हो, लूप बनाने की जरूरत नहीं है। फिर आप यहाँ लिंक्स लगा सकते हो और लिंक्स डिफाइन होंगे, ये लिंक्स अलग है, इसको चलो डिटेलिंग के टाइम डिस्कस करते हैं, लेट्स नॉट
गेट कंफ्यूज्ड हियर। तो अभी सेक्शन अपडेट हो चुका है। नाउ all the forces are also in place, 27 के 27 load cases are already in place। rebar definition is invalid, तो ये कहाँ पर invalid हो गई है, let us check this। यहाँ तक तो सही दिख रहा है। जस्ट अ सेकेंड, इसको एक बार कंफर्म करते हैं कि कहाँ पे ये रीबार नहीं उठा रहा है सही से। रीबार डेफिनेशन इज इनवैलिड, प्लीज रिवाइज रीबार ग्रेड एंड डेफिनेशन। तो ऐसा करते हैं, साइड में हम स्पेसिंग और या नंबर ऑफ बार्स 1 2 3 4 5 6 ये अपने हिसाब से डाल देते हैं। तो यहाँ पे कर दो आप लेफ्ट साइड, और यहाँ पे लिख दो आप 5 बार्स FE 500 के एंड 12 डाया के। ठीक है, तो लेट अस सी क्या वो अपडेट हुआ है सेक्शन में। 1 2 3 4 5, अगर मैं इसको 3 बार्स करता हूँ तो क्या अपडेट होता है? हाँ, ये अपडेट हो चुका है। तो पहले 5 थे, अब 3 हो गया है, विच इज़ फेयर इनफ। तो 3 बार ये हैं और ऊपर से भी यहाँ बार आ रहे हैं, तो आप एक्चुअल में इसको 4 बार कर दो। और राइट साइड में भी हम 4 बार यहाँ ऐड कर देते हैं। ग्रुप टाइप राइट साइड, अप्लाई, और सेम आप ऐड कर दो राइट साइड में भी। तो लेफ्ट साइड में भी यू हैव साइड बार 1 2 3 4 5 एंड 6। बीच वाले बार 4 हैं, इसलिए यहाँ 4 हो रहा है, दिस इज ओके। एंड राइट साइड में चलते हैं। राइट साइड में भी 4 बार यहाँ पे आ रहे थे, दिस इज ऑल्सो ओके। तो आई होप अब इसको चल जाना चाहिए। सेव कर लेते हैं वापस से। तो आई थिंक यहाँ रीबार के वजह से कुछ इश्यूज आ रहे हैं वापस। FE 500 सिंटैक्स, सिंटैक्स तो यही लग रहा है। अगर आप कुछ चीज़ पॉइंट कर पा रहे हो तो एक बार प्लीज कंफर्म करो। ट्वेंटी 800, 12 800। ओके, कंपोनेंट टू हमें चाहिए नहीं, ये यहीं से इश्यूज आ रहे थे। सही हो गया, कंपोनेंट टू हटा दिया, अभी चल पड़ेगा। कंपोनेंट टू हम लास्ट सेशन में डिफाइन कर रहे थे ना, वो इनवैलिड हो रहा था। दैट वाज द ओनली थिंग दैट वाज हैपनिंग। सो फाइनली सेक्शन की कैपेसिटीज यहाँ पे आप देख पा रहे हो सही हो चुकी हैं। एंड अगर आपको याद हो, जब हम लास्ट सेशन में डिस्कस कर रहे थे, जब हमने इंटरेक्शन कर्व बनाया था, तो 0.89 के करस्पॉन्डिंग कुछ कैपेसिटीज आ रही थी, बट दे वर करस्पॉन्डिंग टू 20 एट 125 स्पेसिंग। और इस केस में वैल्यूज आ रही हैं 0.7, क्योंकि अब 20 एट 100 हमने डाल दिया, जो कि अर्थ फेज पे था। ऑल दो टोटल वर्टिकल इन्फोर्समेंट कम की है, विच इज़ अ गुड थिंग। अब हम देखते हैं इंटरेक्शन कर्व पे क्या इसका असर पड़ा है, क्या सिमेट्रिकल इंटरेक्शन कर्व अभी भी अवेलेबल है या नहीं है। बट उससे पहले एक बार रिकन्फर्म कर देते हैं मैक्सिमम यूटिलिटी रेशियो क्या आ रही है। तो 0.75 एंड 0.77, तो 0.77 यहाँ मैक्सिमम यूटिलिटी रेशियो आ रही है। ये कम इसलिए हुई है, मतलब कम का मतलब ये है कि आपका सेक्शन की कैपेसिटी ज़्यादा है, क्योंकि एम अपॉन एम यू यहाँ आप देख ही पा रहे हो। एम है रिजल्टिंग बेंडिंग मोमेंट या डिजाइन बेंडिंग मोमेंट, एंड एम यू है सेक्शन की कैपेसिटी corresponding to a axial load. So since we have reduced reinforcement in main earth side, जहाँ पे ML ज़्यादा आ रहा था, इस वजह से सेक्शन की कैपेसिटी बढ़ गई है। वी हैव इंक्रीज reinforcement by reducing the spacing। तो अब हम देखते हैं इंटरेक्शन डायग्राम को। अब जो कि मैं आपको पहले भी बता रहा था, राइट साइड का इंटरेक्शन का अगर आप देखोगे तो ये असिमेट्रिकल हो गया। पहले सारी एक्सिस के अबाउट सेम क्वार्टर थे, यानी कि पहले कुछ ये वाला एरिया भी सेम था, ये वाला एरिया भी सेम था, ये वाला एरिया भी सेम था, और ये वाला एरिया भी सेम था, तो सारे क्वार्टर्स का एरिया सेम था। लेकिन अब क्योंकि हमने यहाँ पे दिए हैं 12 डाया और यहाँ पे दिए हैं 20 डाया, तो उससे सेक्शन की कैपेसिटी एंड इंटरेक्शन के डायग्राम में फर्क पड़ता है, वही आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर भी पा रहे हो। सो इट मीन्स कि आर सेक्शन इज वेल इनफ केपेबल टू टेक यूएलएस फोर्सेस।
अब हमें SLS फोर्सेज इनपुट करने हैं इसी सेक्शन के लिए, इसी रिइंफोर्समेंट के लिए, और चेक करना है कि क्या स्ट्रेस लिमिट्स कंप्रेशन में एज अ एक्शियल मेंबर या एज अ बेंडिंग, नॉट एज अ बेंडिंग मेंबर, वो यहाँ पे भी वैलिडेट हो रही हैं या एक्सीड कर रही हैं। तो इंटरेक्शन कर्व में तो हमें कोई इश्यूज नहीं है यहाँ पे, क्योंकि सारे फैक्टर्स अंदर ही लाई कर रहे हैं। एंड अगर इसको और एक और चीज बताना चाहें तो अब यहाँ NM की जगह MM ओपन करते हैं। तो MM का मतलब ये है, पहले हम क्या डिफाइन कर रहे थे, P वर्सेस M। अब यहाँ M वर्सेस M कर्व डिफाइन हो रहा है। इसमें आपको मैक्सिमम कैपेसिटी MZ डायरेक्शन में एंड मैक्सिमम मोमेंट कैपेसिटी MY डायरेक्शन में मिलने वाली है। तो MY और MZ क्या है, ये डायरेक्शन है Y डायरेक्शन और ये डायरेक्शन है Z डायरेक्शन। हमारे केस में MY क्या था, ये एक बार सेक्शन से चेक कर लेंगे Y एंड Z की क्या डायमेंशन है। एक्चुअल में हमने जो नोमेनक्लेचर फॉलो किया था उसमें ये वाली एक्सिस थी TT एक्सिस और ये वाली एक्सिस थी LL एक्सिस। ठीक है, तो ये हम अपडेट करते हैं एज पर से कि क्या वो कहना चाह रहे हैं। तो बेसिकली ये जो M वर्सेस M का कर्व अभी आप देख रहे हो, ये मैक्सिमम कैपेसिटी देखता है सेक्शन की मोमेंट की टर्म्स में। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे MZ की मैक्सिमम कैपेसिटी है 100 × 10⁻³ किलो न्यूटन मीटर्स, और 150 इससे थोड़ा सा ऊपर। तो अगर ये 100 है तो ये लगभग 150 और 100 के बीच में 125 से थोड़ा सा कम होगा, 120 E3 आ रही है। ये यूज करते हैं कहाँ पे वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट सेशन में। बट हमारे इस वाले केस में एप्लीकेबल नहीं है, बट इसको रीड करना इंपॉर्टेंट है। और ये जो ML की कैपेसिटी है MYY की, वो है 1000, 10 × E3 एंड 10 and 12 के बीच में, थोड़ा 11 के आसपास है, 11 × 10⁻³ तो आप देखोगे कि MZ की जो कैपेसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है। जस्ट अ सेकेंड। MZZ की जो कैपेसिटी है वो है 120 × 10⁻³ या 120 × 1000 किलो न्यूटन मीटर्स, जबकि MY की जो कैपेसिटी है वो है 11 × 1000। तो रफली 10 टाइम्स ज़्यादा है MZZ, विच मीन्स ये जो MZZ कैपेसिटी है वो अबाउट MLL होगी, क्योंकि यहाँ पर ही आपके पास सेक्शन की विड्थ इतनी ज़्यादा है कि आपके पास सेक्शन मॉड्यूलस ही बहुत ज़्यादा है, और डेफिनेटली इसी का मोमेंट रेजिस्टेंस इस डायरेक्शन में ज़्यादा आना चाहिए था। लेकिन ML की केस में 800 थिकनेस है सिर्फ। 800 थिकनेस के लिए ये जो MTT है ये है एक्चुअल में MYY, एंड MZZ आपके पास जो है अबाउट लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन या इन ट्रांसफर डायरेक्शन है। तो इससे ये इंटरप्रेट होगा कि जब आप कैपेसिटीज इवेल्युएट करोगे तो नेट आपके पास सारे के सारे कर्व्स अंदर तो लाई कर रहे हैं, बट एक इक्वेशन IRC 112 में दे रखी है जहाँ पे आपको डिजाइन मोमेंट अपॉन कैपेसिटी इन बोथ डायरेक्शंस इसका रेशियो लेना होता है। यहाँ पे मैं DT लिख देता हूँ, यहाँ DL लिख देता हूँ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल के लिए। और ये अगर मैं लिख रहा हूँ मोमेंट कैपेसिटी इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन, मोमेंट कैपेसिटी इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, तो इसका एक फैक्टर अल्फा यहाँ कुछ यहाँ पे वैल्यू होती है, दैट शुड बी लेस देन 1। तो अगर ये लेस देन 1 है तो आपका बाई एक्सियल बेंडिंग में भी सेक्शन पास है। बट अगर आप इंटरेक्शन का भी प्लॉट कर चुके हो, वो भी 3D में, और सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पे जो आप देख रहे हो ग्रीन डॉट्स ऑलरेडी इसके अंदर है, तो आपको ये करने की जरूरत एक्चुअल में नहीं है। बट जस्ट क्योंकि कोड में मेंशन है इसीलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। तो MYY एंड MZZ का कर्व भी आपको अगर अवेलेबल है, एटसेक दे रहा है, तो उसको भी इंटरप्रेट करना आना चाहिए। अदरवाइज हमारे मेन जो काम की चीज़ थी वो तो P/M कर्व ही थी, यानी कि एक्सियल लोड वर्सेस M कर्व। सो विद दिस वी हैव चेक्ड सेक्शन इन ULS। अब हम बहुत ही जल्दी से इसको SLS में भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऐड टास्क करो और SLS वाले जितने भी कॉम्बिनेशन हमने अभी कंप्यूट किए थे आज के इस सेशन में, वो पेस्ट करो। और फिर SLS की वजह से अब हमें इंटरेक्शन कर्व नहीं देखना है, क्योंकि इंटरेक्शन कर्व ULS में ही देखना था। उसकी वजह से हमें स्ट्रेस लिमिट्स देखनी है। तो चलते हैं वापस स्प्रेडशीट में, स्प्रेडशीट से इसको कॉपी करते हैं बहुत ही जल्दी। स्प्रेडशीट में ये जो कॉम्बिनेशन आपके बने हुए हैं, तो आप 519 तक कॉपी कर लो, क्योंकि उसके आगे सिस्मिक कॉम्बिनेशंस थे वो हमने ऑलरेडी हाइड कर दिए हैं या डिलीट कर दिए, उनकी ज़रूरत नहीं है हमें। सो आई होप दिस विल वर्क। इसको करते हैं कॉपी, वापस चलते हैं एक्सेक में, एंड यू विल नोट कि मैंने ऑलरेडी जो एक्शियल फोर्सेस थे उनको नेगेटिव कर दिया। तो ये कर दिया मैंने पेस्ट, अभी यहाँ पे पेस्ट हो रहे हैं। एंड हमें यूटिलाइजेशन और ये सब नहीं चेक करना, स्टेटस भी चेक नहीं करना ULS में, क्योंकि हम इंटरेस्टेड हैं फॉर टास्क 2, वी आर मोर इंटरेस्टेड इन स्ट्रेस चेक्स। तो चलते हैं केस डिटेल्स पे। केस डिटेल में ULS की कोई वैल्यूज नहीं चाहिए, SLS में हमें वैल्यूज चाहिए बट ओनली स्ट्रेस वैल्यूज।
तो वी विल फोकस ऑन दी स्ट्रेस रिजल्ट्स, स्ट्रेस स्ट्रेन की पॉइंट्स, बाकी सारे अभी इसे अनटिक नहीं कर रहा हूँ। तो लेट अस गो डायरेक्टली टू स्ट्रेस स्ट्रेन। यस। अब क्योंकि यहाँ पे रीइंफोर्समेंट इतनी ज़्यादा पड़ी हुई है, ये जो आप बार, पहले चलो कंक्रीट को ही कंपेयर कर लेते हैं, इसके ऊपर आते हैं बाद में। तो ये है कंक्रीट के स्ट्रेसेस। ठीक है, यहाँ लिखा है ना कंक्रीट, और ये अनक्रैक्ड में 6 या 7 है, और क्रैक्ड में -14 या -15 है। तो ये सारी वैल्यूज जो लिमिट है 0.48 एफ सी के इन एस एल एस रेयर, अभी हमने एस एल एस रेयर को ही पेश किया इसमें, और लास्ट वाला जो कॉम्बिनेशन है वो एस एल एस क्वासी का है। तो उसके लिए चेक कर लेंगे क्या सिस्टम आ रहा है। तो 0.48 एफ सी के से ये वैल्यूज कमी है, -14 एंड -15, इट मीन्स की 0.48 एफ सी के अराउंड 16.8 आ रहा था फॉर M35। इट मीन्स की कॉन्क्रीट कंप्रेशन में अच्छी खासी यूज हो रही है, क्योंकि 14 एंड 15 आर वेरी क्लोज टू 16.8, बट इट इज नॉट फेलिंग, तो ये पास ही हो रहा है। और ये कैसे इंप्रूव होगा, अगर आप थोड़ी सी भी 12/800 जो आपने रिन्फोर्समेंट दे रखी है वहां पे, अगर आप थोड़ा सा रिन्फोर्समेंट और बढ़ा सकते हो, या 16/800 करोगे तो ये फिर से सही हो जाएगा। बट अगर नहीं भी हो रहा तो भी कोई इश्यूज नहीं है, क्योंकि वो रेंज के अंदर ही है। एंड अब अगर आप इसको रीड करते हो, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ से हमें एक और केस बनाना है जो कि सिर्फ एस एल एस वासी का है, इसको करेंगे थोड़ी देर में डिस्कस। तो यहाँ पे जो आप अभी टेबल देख रहे हो रिइंफोर्समेंट का, इसमें बार नंबर स्टार्ट हो रहे हैं 1 से, क्योंकि ये टोटल रिइंफोर्समेंट्स के करस्पॉन्डिंग जो भी स्ट्रेस आ रहा है वो दे रहा है। तो इसमें मैक्सिमम जो स्ट्रेस आ रहा होगा वो कम होना चाहिए 400 से, जो कि कौन, स्टील का स्ट्रेस है, और ये जो टेबल है स्टील के लिए ही है। इसको करते हैं क्लियर, पहले देखते हैं कि मैक्सिमम कितना आ रहा है। तो मुझे मैक्सिमम यहाँ पे दिख रहा है 286, अभी 22 रिइंफोर्समेंट तक। और अगर मैं ऐसे और नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो 285, 284, 283, 282, -45, -46, माइनस वाली वैल्यूज कंप्रेशन वाली वैल्यूज हैं, यानी कि कुछ स्टील कंप्रेस भी हो रहा है, क्योंकि एम एल एंड एम टी हमने इनपुट किया हुआ है इस वजह से। और इवन इफ अगर वो माइनस में आ रहा है तो टोटल जो मैग्नीट्यूड है इन सारी वैल्यूज का, हम एक्चुअली गलत रिजल्ट इंटरप्रेट कर रहे थे यार। ये यूएलएस केस के हैं, टास्क 1 के करस्पॉन्डिंग है, हमें टास्क 2 वाले चाहिए। तो ये वाले नहीं लेने हैं, हमें टास्क 2 के लेने हैं। यहाँ पे आते हैं, इसीलिए वो 15 के करीब आ रहा था। ओके, तो यहाँ पे आओ, ये है टास्क 2 यानी कि एसएलएस के करस्पॉन्डिंग। तो अभी आप देखोगे जो 15 के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज आ रही थी पहले, वो कम हो गई हैं, विच शुड बी द केस। तो ये 16.6, 16.8 से कम ही है वैल्यू। 9 एंड 10, इट मीन्स कंप्रेशन में ओके है पूरा सिस्टम। अब आते हैं रीइंफोर्समेंट पे। तो रीइंफोर्समेंट पे मैक्सिमम स्ट्रेस जो आ रहा है वो चेक कर लेते हैं। 186, 187, 188, एंड माइनस में कुछ वैल्यूज हैं जो कि कंप्रेस हो रही हैं, बट वो भी 143, -33 मैक्सिमम है, और 188 पॉजिटिव में मैक्सिमम है। सो दिस मीन्स कि ये भी 400 से कम है, यानी कि 0.8 ऑफ FY। सो दीज ऑल वैल्यूज, दिस कॉलम की सारी वैल्यूज का मैक्सिमम है 188, और मिनिमम है -33। तो ये दोनों वैल्यूज अगर मैं इनका मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ, एब्सोल्यूट वैल्यू, इट इज लेस देन 0.8 ऑफ FY, विच इज 500, और 0.8 ऑफ FI जो है वो है 400 MPa। सो SLS रेयर में आपके पास जो आपने रिइंफोर्समेंट डाली है, सेपरेट या डिफरेंट रिइंफोर्समेंट एट अर्थ फेस एंड डिफरेंट रिइंफोर्समेंट एट नॉन अर्थ फेस, 12 एट 100 एट नॉन अर्थ फेस, 20 एट 100 एट अर्थ फेस, और फिर जो बाकी साइड पे जो छोटा सा पैच बच गया 800 mm थिक, वहां पे आपने 4 बार डाले हैं 12 एट 100 के ही। तो उसमें आपके SLS रेयर में भी कोई इश्यूज नहीं आने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं SLS क्वासी परमानेंट की। तो आप क्वासी परमानेंट को अगर आप इग्नोर भी करो, यहाँ से भी इंटरप्रेट कर सकते हो कि देखो SLS रेयर में 188 आ रहा है स्ट्रेस स्टील में, और स्पेसिंग ऑलरेडी 100 है, तो एज पर दो टेबल्स इन IRC 112 क्रैक चेक में भी ये पास ही है। बट फिर भी हम SLS क्वासी का हमने कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है, तो उसके लिए चेक कर लेते हैं कि SLS क्वासी की वजह से एक्चुअल में स्ट्रेसेस क्या आ रहे हैं। तो उसके लिए यहाँ पे एक और टास्क बनाना पड़ेगा, एंड उसके लिए लेट अस गो टू डेफिनेशंस अगेन। आई हैव क्लिक्ड ऑन डेफिनेशंस, लेकिन कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है अभी सॉफ्टवेयर से, मे बी बार नंबर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, इस वजह से इसे थोड़ा इंटरप्रेट करने में टाइम लग रहा है, बट वी विल बी बैक विद दिस वेरी सून। तो अभी मैं वापस से एक्सेल को खोल रहा हूँ।
तो आई होप अभी आपको एडसे की स्क्रीन डिस्प्लेड है, और केस 1 या टास्क 1 यूएलएस केस था, टास्क 2 एसएलएस रेयर केस था। इसमें ये जो 3 वैल्यूज नीचे वाली है ना 19th लोड कॉम्बिनेशन की, ये एसएलएस क्वासी केस है। तो इसको कर देते हैं कॉपी या कट, एंड एक नया टास्क यहाँ ऐड करते हैं। इस नए टास्क में जो कि टास्क 3 है, एसएलएस क्वासी के लिए चेक कर लेते हैं सारे सिस्टम को, और फिर फाइनली वर्टिकल रिइंफोर्समेंट तो कंफर्म होगी, और उसी का परसेंटेज है हॉरिजॉन्टल रिइंफोर्समेंट जो हमने लास्ट सेशन में कंप्यूट की थी। और फिर हमें बहुत इजी हो जाएगा टोटल रिइंफोर्समेंट इन अबटमेंट भी फ्रीज करना, एंड उसके बाद सिर्फ शेयर चेक रह जाएगा फॉर अबटमेंट्स। टास्क 3 ऐड करने से पहले ही एनालाइज करने लग गया टास्क 1 एंड 2। सो लेट अस वेट फॉर 1-2 मिनट्स। अभी टास्क 2 एनालाइज हो रहा है। सो एक्सेक को यूज करने का बहुत ही ज़्यादा बड़ा एडवांटेज है कि आपको कम टाइम में सारे के सारे केसेस कंफर्मेशन दे देते हैं, एंड जितने इन्फोर्समेंट्स हैं आप इंडिविजुअल इन्फोर्समेंट्स पे इंडिविजुअल स्ट्रेसेस चेक कर सकते हो। तो इस केस में टास्क 3 जो है वो है यूएलएस, सॉरी एसएलएस क्वासी परमानेंट केस। तो हमें ये सब स्टेटस वेटस इसका नहीं चाहिए, क्योंकि वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन स्ट्रेसेस। तो यहाँ पे इसको भी बंद कर दो और एसएलएस पे आ जाओ। तो यहाँ देखो यार, स्ट्रेसेस 117 है, एंड -22, 33, 65, 91। तो 117 रेंज है स्ट्रेस की, एंड कंक्रीट में जो स्ट्रेस है वो है -7। तो ये 0.36 एफसीके से कम है, विच इज 12.8, सॉरी 12.6। इट मीन्स ओके इन quasi permanent combination as well, concrete is okay। अब स्ट्रेसेस में फॉर स्टील रिइंफोर्समेंट के लिए अलग अलग बार स्पेस स्ट्रेन एज वेल एज स्ट्रेस कंप्यूटेड है क्रैक्ड एंड अनक्रैक्ड सेक्शंस में। तो 117 वैल्यू जो है, दिस इज आल्सो लेस देन 0.8 टाइम्स ऑफ एफ वाई, विच इज 0.8 टाइम्स ऑफ 500, विच इज 400 एमपीए। सो दिस मीन्स कि आपके पास क्वासी परमानेंट कॉम्बिनेशन में भी स्ट्रेसेस आर विद इन रेंज। तो थ्रू दिस द सेक्शन इज पासिंग विद द रिइंफोर्समेंट। लेकिन क्या अभी क्रैक विड्थ कंप्यूटेशन हमें करनी है, या हम टेबल से अंदाजा लगा सकते हैं? तो बिल्कुल लगा सकते हैं। इसके लिए आप देखो 117 है, तो इसको कर दो स्प्लिट वापस से, जो कि हमने पहले भी किया था। और पहले कोड को डिस्प्ले करते हैं, एंड फिर इसको भी स्प्लिट कर देते हैं। तो आई होप अभी आपको दोनों की दोनों स्क्रीन विजिबल होंगी, एंड इफ दिस इज द केस तो कोड में जस्ट अ सेकेंड। 117 से अब हमें सारी चीजें कंपेयर करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर रीइंफोर्समेंट डाया प्रोवाइडेड। तो रीइंफोर्समेंट डाया जो है 20 डाया का है, 20 डाया का है, तो उसकी लिमिट 220 एज पर इंटरपोलेशन आएगी अगर यहाँ 20 डाया इंसर्ट करते हैं फॉर 0.3 mm क्रैक विड्थ। और अगर मैं 0.2 mm क्रैक विड्थ लेता हूँ तो फिर ये 200 या 180 आएगी। तो दोनों ही केसेस में 117 वैल्यू आ रही थी ना, 117 इज लेस देन 220। तो इससे तो यहाँ पे क्रैक विड्थ की कंप्यूटेशंस नहीं बन रही हैं। और सेकंड केस में जहाँ पे स्पेसिंग की बात आ रही है, तो हम स्पेसिंग प्रोवाइड करके चले हैं 100 mm। उस केस में स्ट्रेस की रेंज है 320, तो 117 320 से भी कम है। तो दोनों ही केसेस में कोई भी क्रैक स्ट्रेसेस विद इन लिमिट्स है। इट मीन्स कि हमें डिटेल क्रैक विड्थ की कंप्यूटेशन नहीं करने की जरूरत है, सेक्शन इज ऑलरेडी पासिंग। सो विद दिस इट इज कंक्लूडेड 12 at 100 on non-earth phase as well as on 0.8 meter dimension वाली phase पे, with 20 at 100 at earth phase are the final vertical reinforcements। सो इनको आप अब स्प्रेडशीट में प्लग कर सकते हो, या फाइनल अपडेट कर सकते हो। और यहाँ पे हमने 20 at 100 अर्थ फेस पे लिखा था, और अदर फेसेस जो भी बच गए हैं, जिसमें नॉन अर्थ फेस भी आ गया और दूसरे भी आ गए, तो ये 12 at 100 सफिशियंट है। और स्ट्रेस भी चेक कर लिए हैं सारे के सारे, 0.48 एफसीके से कम है एसएलएस रेयर में, 0.36 एफसीके से कम है एसएलएस क्वासी परमानेंट में, एंड ऑल्सो क्रैक विड्थ के लिए एज पर बोथ टेबल्स इन आईआरसी 112, स्ट्रेसेस बेस्ड अपॉन बार स्पेसिंग एंड स्ट्रेसेस बेस्ड अपॉन बार डायमीटर वो भी कम है। सो इट मीन्स कि क्रैक विड्थ की डिटेल कंप्यूटेशन की जरूरत नहीं है, क्रैक कंट्रोल इंश्योर्ड है। सो आपके वर्टिकल इन्फोर्समेंट फ्रीज हो चुके हैं, अब सिर्फ शेयर कैपेसिटी या शेयर चेक बचा हुआ है। तो वो भी शेयर फोर्स हम यहाँ कंप्यूट कर ही चुके हैं 246।
तो 2 सेकंड के अंदर अगले वाले टैब से आप देखोगे सारा सिस्टम क्लियर हो जाएगा। तो ये जो टैब है मेन, इसमें जो भी हम डेटा यूज कर रहे हैं वही इनपुट किया है और कुछ यहाँ पे अलग से नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं एक बार रीइंफोर्समेंट अपडेट कर देता हूँ 20/100 एंड दूसरी साइड पे 12/100। ओके, सो अब टोटल इन्फोर्समेंट कितनी आ रही थी एट 6 से, ये एक बार कंफर्म कर लेते हैं। यहाँ 20/100 वाली कितनी थी वो भी कंफर्म हो जाएगा। तो चलते हैं सेक्शन पे। तो यहाँ पे जो टॉप बार्स हैं इसकी कैलकुलेशन में 120 बार्स आए हैं, और ये आने भी थे। 12 मीटर की वॉल है, 12 और 100 की स्पेसिंग है, तो 12,000/100 करूंगा तो 120 बार्स आएंगे। इट मीन्स 120 बार्स आपके पास अवेलेबल हैं एक साइड पे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 20/100 जो है इनका नंबर है 120, एंड 12/100 जो है इनका नंबर है 120, जो कि दूसरी साइड पे है। तो यहाँ से आप देखोगे 0.53% रिन्फोर्समेंट यहाँ आई हुई है, बट इसमें अभी साइड वाली रिन्फोर्समेंट जो ट्रांसफर डायमेंशन में है वो यहाँ एडिड नहीं है। और एटसेक से देख लेते हैं क्या टोटल रिन्फोर्समेंट आई है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो एटसेक में 0.54% रिन्फोर्समेंट आई है, और इस 0.54 में ये 4 बार इस साइड के और 4 बार उस साइड के भी एडेड है। और व्हाट वी कैन डू, टोटल नंबर ऑफ बार्स जो 12 डाया के हैं, जो भी 12 डाया के बार्स हैं, टोटल नंबर कितना है नीचे वाले फेस से है 120, प्लस 4 बार्स लेफ्ट के, 4 बार्स राइट के, तो टोटल बार्स हो गए 128। अब अगर मैं 128 इनपुट करता हूँ स्प्रेडशीट पे तो 0.54% ऑफ रिइंफोर्समेंट आनी चाहिए। तो यहाँ 12/100 की जगह, दिस इज ओके 12/100, बट यहाँ बार्स टोटल है 128, तो आप देखोगे 0.54% यहाँ पे आ चुकी है, जो कि मैं ऑरेंज से हाईलाइट कर रहा हूँ, रेड टेक्स्ट से डिनोट कर रहा हूँ। तो सिमुलेशन आप समझ पा रहे हो ना, एड से कुछ अलग रिजल्ट्स नहीं दे रहा है, वही चीजें हैं जो कंप्यूटेशन से भी आ सकती हैं, स्प्रेडशीट से भी। ऐसा नहीं है कि वो कुछ अलग रिजल्ट्स दे रहा है। तो 0.54% टोटल स्टील यूज हुआ है, विच इज वेल वेल इन इक्वेशन विद एडस्टिक रिजल्ट्स ऑल्सो। तो जस्ट फॉर दिस मैं वहां से क्रॉप कर देता हूँ सेक्शन को, और इसको 1 सेकंड के लिए मैंने एडस्टिक से सेक्शन को क्रॉप किया है, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ताकि जब आप इसको को रिलेट करो फ्यूचर में तो यू कैन वेरी वेल रीड कि 0.54 एडस्टिक में भी यही आ रहा था। तो अब हम आते हैं कि मैक्सिमम मिनिमम रिइंफोर्समेंट जो हमने लास्ट सेशन में भी कंप्यूट की थी, और उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे 0.0024 AC मिनिमम रिइंफोर्समेंट है, एंड 0.004 AC मैक्सिमम रिइंफोर्समेंट है। तो ये 52,176 mm² इन दोनों के बीच में लाई करी है, विच मीन्स मैक्सिमम मिनिमम वर्टिकल इन्फोर्समेंट का क्लॉज हो गया सेटिस्फाई। और फॉर योर रेफरेंस क्लॉज नंबर बहुत डिटेल में यहाँ पे इजीली लिखे भी हुए हैं, सो दैट इट बिकम्स इजी व्हेन यू हैव टू रिवाइज। एंड इसका अभी आगे रोल आएगा कि ये क्या चीज़ है। अगर आपको याद हो, जब हमने एज अ पेंडिंग मेंबर डिजाइन किया था तो हमने सिर्फ AC into FCD किया था और उसका 0.1% लिया था। लेकिन इस वाले में अब स्टील जो प्रोवाइड किया हुआ है उसका भी यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है, इसीलिए ये वैल्यू अराउंड 172,765 किलो न्यूटन आ रही है, जो कि पहले 150 समथिंग आ रही थी। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ वो अभी आपको यहाँ से बता देता हूँ। इस वाले टैब में अगर आप देखोगे तो वैल्यू, इसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर लेते हैं, और इस वाले टैब पे पेश कर देते हैं इसको। तो जब हम सिर्फ, और प्लीज नोट करो ये 10% है, टोटल नहीं है, 10% है, मतलब इसको आप 15,080 किलो न्यूटन्स मान सकते हो, क्योंकि ये 10% हमने यहाँ 0.1 से मल्टीप्लाई करके ये वैल्यूज आई थी। तो यहाँ पे ये 172,765 है, और ये 150,080 है। इस केस में, राइट वाले केस में, हमने सिर्फ कॉन्क्रीट की सेक्शन से कंप्यूटेशन की थी, बट लेफ्ट केस में जहाँ 17,000 आ रहा है इसमें ASB इंक्लूडेड है। तो अगर आप इसको क्लिक करोगे तो आप देखोगे ये जो 52176 AST था उसका भी यहाँ पे रोल आया हुआ है। एंड FYD कुछ भी नहीं है, जो भी आपके पास स्टील की यील्ड स्ट्रेंथ थी 435 वो ले रखी है, और तो इसमें कुछ नहीं है। अब हम आते हैं कि ट्रांसवर्स डायरेक्शन में रिइंफोर्समेंट्स क्या डालनी है, क्योंकि हमारे पास ऐसा सा सेक्शन है अबटमेंट का, और नीचे कुछ फुटिंग है। तो हमने वर्टिकल इन्फोर्समेंट तो डिसाइड कर दी। वर्टिकल इन्फोर्समेंट में आपने ऑब्जर्व किया कि इस साइड पे जो कि अर्थ फेस है, यहाँ पे और यहाँ पे इन्फोर्समेंट जो है ये है 12/100, एंड ये वाली इन्फोर्समेंट है 20/100। बट अब हमें डॉट पास भी डालने हैं, वो बाहर भी हो सकते हैं अंदर भी हो सकते हैं। बाहर तभी देते हैं अगर आपको इन्फोर्समेंट भी कंप्रेशन लेने में हेल्प कर रही है, या अगर एक्सियल फोर्सेस ज़्यादा है।
बट आप अंदर भी ले सकते हो, उसमें कोई वेरिएशन नहीं हो सकती। मतलब उसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस अगर आप अंदर ले रहे हो तो फिर आपको डी इफेक्टिव बाहर वाली रिइंफोर्समेंट तक ही लेना है, और अगर आप बाहर ले रहे हो तो फिर जब आपने 75 कवर दिया था वो बाहर वाली रिइंफोर्समेंट को, यानी कि इस डॉट बार को होगा। तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि हम क्लोज लूप बनाएंगे और बाहर ही ये रिइंफोर्समेंट्स डाल रहे हैं। मतलब ये एक्चुअल में ऐसे पड़ी होगी हॉरिजॉन्टल रिइंफोर्समेंट लूप के फॉर्म में। ठीक है। और इसके बीच में ये जो ब्लू वाले बार्स हैं, इसके बीच में एज अ वर्टिकल रिइंफोर्समेंट खड़े होंगे। तो इनकी इन्फोर्समेंट निकालना भी इंपॉर्टेंट है, और ये कुछ परसेंटेज है वर्टिकल इन्फोर्समेंट का। तो वो क्या परसेंटेज है? वो है, अब आप देखोगे यहाँ पे, यहाँ तो 0.001 AC मिनिमम इन्फोर्समेंट, यहाँ 0.25 टाइम्स वर्टिकल इन्फोर्समेंट। तो 0.25 टाइम्स वर्टिकल इन्फोर्समेंट जो ये दोनों क्लॉजेस से लिंक्ड है, 9600 एंड 13.13044, ये हमने लास्ट सेशन में भी कंप्यूट किया था, बट उस टाइम पे हमारे पास कॉन्फिडेंस या कंफर्मेशन नहीं थी कि राइट साइड में जो आप अभी इन्फोर्समेंट 20 800 एंड 12 800 देख रहे हो वो क्या आने वाली है। क्योंकि अब वर्टिकल इन्फोर्समेंट्स फ्रीज हो चुकी हैं, तो हम हॉरिजॉन्टल इन्फोर्समेंट्स भी इन क्लॉजेस को यूज करके इजीली कंप्यूट कर सकते हैं, जो कि हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो इस कोर्स में वॉल टाइप अबटमेंट डिजाइन होनी थी, और इसमें जो भी हमने क्लॉजेस पढ़े, जितने भी हमने चीज़ें की, वो एक्चुअली वॉल टाइप अबटमेंट पे ही रेलिवेंट है। अगर आपके पास एक पियर टाइप अबटमेंट आ जाती है, उस केस वो तभी आएगी जब पीछे आरी वॉल पैनल्स होंगे, और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि पियर टाइप अबटमेंट आएगी। वॉल टाइप अबटमेंट पे जो क्लॉजेज एप्लीकेबल थे, जैसे कंपटीशन होनी थी, उसी बेसिस पे हमने प्रोसीड किया। एंड अगर आपके पास एक वॉल टाइप अबटमेंट रहती है तो उसके बहुत रेयर चांसेस हैं कि वो सिलेंडर बनेगी, बहुत ही ज़्यादा रेयर चांसेस है। तो विद दिस आज के सेशन को क्लोज करते हैं, और नेक्स्ट सेशन में हम अबटमेंट की बाकी रिइंफोर्समेंट्स और एक डायग्रामेटिक वे से डिटेल्ड रिइंफोर्समेंट एनलिस्ट करेंगे।